गुड मॉर्निंग ऑल। तो लेक स्टार्ट करेंगे। झील क्या होता है? झील या लेक क्या होता है? लेक या झील जिसको हम बोलते हैं। ठीक, बॉडी ऑफ वाटर जिसमें फ्रेश वाटर ही होगा। ऐसा कहाँ है कि फ्रेश ही होगा तो वो लेक हो? किसने बोला ऐसा? हाँ, तो वो सबसे ज्यादा खारे पानी की लेक है। ऐसा किसने कहा कि लेक फ्रेश वाटर? जनरली फ्रेश वाटर कहाँ पे होता है? रिवर्स, जहाँ बहता हुआ पानी हो। लेक्स में पानी बह रहा है क्या? बहुत सारी ऐसी लेक्स होती हैं जो जिनमें से नदियां निकल के जाती हैं। ठीक, तो पानी बह ही रहा है वहां पे। ठीक, तो वो फ्रेश वाटर लेक हो जाती है, जैसे वूलर लेक है जम्मू कश्मीर वाली। ठीक, तो झील जल का एक ऐसा स्रोत है, आमतौर पर ताजे पानी जो भूमि से घिरा हुआ होता है। उसमें ताजा पानी आमतौर पर लिखा है, ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ फ्रेश वाटर ही है। ठीक, तो यहाँ पे हम प्रकार देखेंगे झीलों के। ठीक, तो अब लेक्स की बात करें तो कितने टाइप्स की लेक होती हैं? कितने टाइप क्या होंगे लेक के? एक तो अभी हो गया डिस्कस कि एक फ्रेश वाटर मीठे पानी की और एक खारे पानी की सॉल्ट वाटर लेक। ठीक, ये हो गया, ये पानी के आधार पर हो गया कि वो एक फ्रेश वाटर हो गई और एक सॉल्ट वाटर हो गई। दूसरा क्या हो सकता है? एक जो नेचुरली बन गई, ठीक, और एक हमने आर्टिफिशियली बना ली। जैसे अगर भोपाल की बात करें तो भोपाल में जो बड़ा तालाब है, किस टाइप की झील है? आर्टिफिशियल, कृत्रिम झील है। क्या उसको नेचुरली बनी थी क्या? वहां पे नहीं, उसमें उसको क्या किया गया? आर्टिफिशियली उसमें खुदाई करके एक्सकेवेशन से उसको बनाया गया। किसने बनाई थी? परमार शासक राजा भोज ने। आपने देखा होगा वहां उनकी स्टैच्यू भी लगी हुई है। ठीक, और किस तरीके की लेक्स होती हैं? ये तो जनरली जो हमको पता है इस टाइप की लेक हो गई। ठीक, एक तो नेचुरल हो जाती है और एक आर्टिफिशियल। ठीक, एक प्राकृतिक और एक मानव निर्मित हो गई, कृत्रिम झील हो गई। एक हमने देख ली कि एक खारे पानी की हो गई, ठीक, सॉल्ट वाटर, और एक हो जाती है फ्रेश वाटर, मीठे पानी की। एक झील, ऐसी झील जो ब्रैकिश वाटर जिसको बोलते हैं, हिंदी में तो उसको खारे पानी की बोलते हैं लेकिन इंग्लिश में बोलते हैं ब्रैकिश वाटर, जहां पे मीठे पानी और खारे पानी का मिश्रण होता है। ठीक, उसको हम क्या बोलते हैं? ब्रैकिश वाटर। मतलब खारा तो वो है लेकिन खारे में बहुत कम खारा, क्योंकि उसमें मीठा पानी मिला हुआ है। ठीक, फ्रेश वाटर मिला हुआ है। ठीक, तो खारे पानी की और मीठे पानी की जो बीच का बोल सकते हैं झील। ठीक, तो ना ही ज्यादा सॉल्टी होगी ना ही ज्यादा फ्रेश वाटर होगा उसमें, उसको हम क्या बोल देते हैं? ब्रैकिश वाटर। ठीक, क्या बोलते हैं उसको? ब्रैकिश। हिंदी में उसको खारा ही बोलते हैं। अगर आप हिंदी में ट्रांसलेशन देखोगे तो उसमें खारे पानी की झील आएगी। ठीक, तो अब कुछ और देखेंगे टाइप्स की झील, लेकिन सबसे पहले हम देखते हैं मीठे पानी की झील। ठीक, फ्रेश वाटर, ये सबसे आम प्रकार है और उसमें सॉरी वूलर झील। वूलर झील कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में। तो अगर बात करें भारत की सबसे मीठे पानी की झील तो कौन सी है? वूलर झील। ठीक, तो ये फ्रेश वाटर है। डल झील और कोलेरू झील जैसी झीलें इसमें शामिल है। तो ये कौन सी झील है? मीठे पानी की झील हो गई। ठीक, जिसमें फ्रेश वाटर है। दूसरा आता है खारे पानी की झील। ठीक, तो जिसमें सॉल्ट या मिनरल कंटेंट थोड़ा सा ज्यादा होगा, वो कौन सी झील हो जाएगी? खारे पानी की झील। तो इन झीलों में नमक की मात्रा अधिक होती है, जैसे चिल्का झील। ठीक, तो चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। देखो कंसंट्रेशन वाइज अगर बात करेंगे कि सबसे ज्यादा ये जो चिल्का लेक है इसको ब्रैकिश भी बोला जाता है। कैसी है ये? ब्रैकिश वाटर। ब्रैकिश का मतलब अभी बताया कि ना ही बहुत ज्यादा खारा होगा ना ही मीठा होगा। ठीक, तो है तो वो अल्टीमेटली खारा ही। ठीक, तो ब्रैकिश हिंदी में तो उसको ब्रैकिश को खारा ही लिखते हैं। ठीक, तो है किस टाइप की झील? खारे पानी की है, ब्रैकिश वाटर की झील है, फ्रेश वाटर नहीं है। एरिया वाइज सबसे बड़ी है। लेकिन अगर बोले कि सॉल्ट का कंसंट्रेशन सबसे ज्यादा किस में है? नमक। तो नमक का कंसंट्रेशन सबसे ज्यादा किस में है? लवणता, सांबर में। कौन सी झील में? सांबर झील में।
फिर आते हैं आर्टिफिशियल, ठीक, तो कृत्रिम झील, ये मानव निर्मित झील है। अब या तो इसको दो तरीके की हो सकती है, तो एक तो एक्सकेवेशन से आपने नॉर्मल भोपाल में जो देखते हो आप वो झील हो गई, ठीक, कृत्रिम, और दूसरी जो जलाशय होते हैं डैम के पीछे जो जलाशय रिजर्वोयर बने होते हैं उनको भी हम आर्टिफिशियल लेक बोलते हैं, ठीक। तो अब इसमें भी दो तरीके की हो जाएंगे, एक नॉर्मल एक्सकेवेशन वाली और एक जो डैम के पीछे रिजर्वोयर जो वाटर स्टोर है, पानी जो स्टोर करके रखा हुआ है वो भी झील है। तो उस हिसाब से सबसे बड़ी झील कौन सी है भारत की? गोविंद वल्लभ पंत सागर, ठीक, तो जो रिहंद बांध बना हुआ है रिहंद नदी पर, ठीक, रिहंद डैम, उसके पीछे जो झील है। फिर बात करते हैं खारे पानी की, तो ब्रैकिश वाटर, यही वही कि मिक्सचर ऑफ फ्रेश वाटर और सॉल्ट वाटर, इन झीलों में मीठे और खारे पानी का मिश्रण होता है जैसे चिल्का। फिर बात करते हैं ऑक्सवो लेक, कौन सी लेक? ऑक्सवो लेक। तो ऑक्सवो लेक कैसी लेक होती है? जब कोई नदी ऐसे विसर्प क्या बनाती है, विसर्प या फिर मियांडर बनाती है, ठीक, इस तरीके से बहती है मियांडर में, ठीक, मियांडर्स बोलते हैं इसको, विसर्प जैसे बहती है, ठीक, इस तरीके से उसका फ्लो है। धीरे धीरे क्या होता है, मैंने बताया था आपको कि ये वाला जो पार्ट है, ठीक, अभी दूर दूर है, धीरे धीरे ये जो लाइन है ये और ज्यादा पास आती जाएगी, ठीक। तो क्या हुआ, अब ये और पास आ गई तो ये कुछ इस तरीके से बन गई मान लो, ठीक, और पास आ गई। अब क्या होगा, एक टाइम ऐसा होगा ये दोनों आपस में मिल जाएंगी, ठीक, ये क्या होगा, आपस में मिल जाएंगी। अब क्या हुआ, जब ये दोनों आपस में मिल गई तो यहां से इनने एक नया रास्ता निकाल लिया। वो क्यों नहीं आ रहा यहाँ? ठीक है, ठीक, तो इस तरीके से चल रही थी, फिर क्या हुआ, ये स्ट्रीम्स आपस में पास में आई तो पता चला ये और ज्यादा पास हो गई। एक टाइम ऐसा आया ये दोनों आपस में मिल गई। तो अब जब ये दोनों आपस में मिली तो इसने क्या किया, नदी ने यहीं से एक रास्ता बना लिया, ठीक, यहीं से एक रास्ता बना लिया और ये पीछे वाला जो क्षेत्र है उसको पीछे छोड़ दिया, ठीक। तो अब जब नदी ने इस तरीके से रास्ता बना लिया और पीछे जो पानी था वो छूट गया कुछ इस तरीके से, अब जो झील बनी उसको हम क्या बोलते हैं, गोखुर झील, ऑक्सबो लेक। तो उसको क्या बोलेंगे हम, ऑक्सबो लेक या फिर गोखुर झील। किसके कारण बन रही है, नदी के विसर्प या फिर मियांडर्स के जैसे बहने के कारण जो पीछे पानी रह जाता है वो झील क्या कहलाती है, ऑक्सबो लेक या फिर गोखुर झील। यह तब बनती है जब नदी का मेंडर, नदी में एक मोड़ इतना स्पष्ट हो जाता है कि नदी मेंडर या विसर्प की संकरी गर्दन को काटकर उसे मुख्य नदी चैनल से अलग कर देती है और परिणाम स्वरूप यू शेप्ड आकृति बन जाती है जिसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्सबो या फिर गोकुर। और इस झील का नाम क्या हो जाता है, किस टाइप की झील हो जाती है वो, गोकुर झील। एक वही नेचुरल की जनरल किसी भी एक्टिविटी के कारण किसी भी झील के लिए एक सामान्य शब्द जो मानवीय हस्तक्षेप से निर्मित नहीं होता, विभिन्न भूवैज्ञानिक प्रक्रियाओं द्वारा निर्मित होता है, जो नेचुरली किसी भी इवेंट के द्वारा बन गई उसको हम क्या बोल देते हैं, प्राकृतिक झील, ठीक। फिर बात करेंगे लेगून्स की, किसकी बात करेंगे, लेगून्स की। अब लेगून क्या होता है, पता है किसी को लेगून क्या होता है? क्या होता है लेगून? नहीं पता लेगून क्या होता है? ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पे ये इंडिया की तट रेखा बनी है, कोस्ट लाइन बनी है, ठीक। इस साइड पे क्या है, अरब सागर, अरेबियन सी, और इस साइड पे बे ऑफ बंगाल, मतलब ये कौन सा तट है, पूर्वी तट है, ठीक। तो ईस्टर्न कोस्ट है। अब क्या हुआ, नदियां भी आ रही हैं यहाँ पे, ठीक, कोस्ट पे भी जो सेडिमेंट तलछट जो है वो इकट्ठा होता जा रहा है। अब यहाँ पे क्या हुआ, धीरे धीरे तलछट या फिर जो क्या बोल सकते हैं उसको, सेडिमेंट, सेडिमेंट इकट्ठा होने से क्या हुआ, यहाँ पे एक शेलो वॉट लैंड टाइप की एक फॉर्म हो गया, ठीक। तो एक उथला हुआ भूमि या फिर भूभाग या फिर लैंड जो है वो इस तरीके से बन गया।
अब देखो यहाँ पे पूरे में क्या बह रहा था, कौन सा पानी था, बे ऑफ बंगाल का पानी था पूरा, ठीक, बंगाल की खाड़ी का पूरा पानी था। लेकिन यहीं पे क्या हुआ, एक बाउंड्री टाइप की बन गई, किसके कारण, सेडिमेंट्स के कारण। धीरे धीरे कई सालों में अब ये इस तरीके से बाउंड्री बन गई। अभी भी ये वाला, अब इसके अंदर देखो, यहाँ ऐसी बाउंड्री बनी तो मतलब अंदर यहाँ पे पानी भरा हुआ है, यहाँ पे क्या है, कोस्ट है, ठीक, तटीय क्षेत्र है, और यहाँ पे अलग से एक भूमि का निर्माण हो गया, ऐसे बाउंड्री टाइप बन गई। अब क्या हुआ, यहाँ पे भी पानी है और यहाँ पे भी पानी है, पानी ये और ये एक ही पानी है, ठीक। लेकिन क्या हो रहा है कि एक बाउंड्री बना दी गई, किसके, जो मेन वाटर बॉडी थी उसके, उसमें ही एक शैलो भूभाग, मतलब उथला हुआ भूभाग या फिर शैलो लैंड टाइप का यहाँ पे फॉर्म हो गया, जिसके कारण ऐसा लगा कि यहाँ पे एक झील बन गई, ठीक। तो वो ऐसी वाटर बॉडी में, मतलब किसी भी वाटर बॉडी में या फिर बड़े क्या बोल सकते हैं, समुद्र में, ठीक, जब कोस्ट के आसपास, या फिर क्या बोल सकते हैं, कोरल, कोरल आपने सुना होगा, जैसे कोरल रीफ जो होती है, ठीक, उसके कारण एक बाउंड्री टाइप बन जाए और ऐसा लगने लगे कि ये इस वाटर बॉडी से ये वाली वाटर बॉडी अलग है, जबकि पानी दोनों में एक ही है, ठीक। तो उस इस तरीके की झील को हम क्या बोलते हैं, लेगून लेक। पानी का उथला पिंड अक्सर खारा या खारा पानी या फिर ब्रैकिश वाटर है वो, ठीक। तो ब्रैकिश पानी जो किसी बड़े जलाशय, आमतौर पर महासागर से रेत के टीले, अवरोधक द्वीप या फिर प्रवाल भित्तियों जैसे अवरोधों द्वारा अलग होता है। अ शैलो बॉडी ऑफ वाटर ऑफन ब्रैकिश और सॉल्ट वाटर सेपरेटेड फ्रॉम ए लार्ज वाटर ऑफ बॉडी ऑफ वाटर, अभी बताया जैसे बे ऑफ बंगाल का जो भी पानी था, ठीक, उससे उसको क्या कर दिया, बस एक छोटी सी बाउंड्री फॉर्म कर दी बाय अ बैरियर, लाइक सैंड बार हो या फिर बैरियर आइलैंड या फिर कोरल रीफ। जैसे अभी हम बात करें चिल्का लेक की, हमने बात की, ठीक, चिल्का लेक भी किस तरीके की झील है, लेगून झील है, चिल्का लेक लेगून झील है। स्ट्रक्चर वाइज देखेंगे तो लेगून झील है। दूसरा, उसमें पानी किस तरीके का है, ब्रैकिश वाटर, किस तरीके का पानी है, ब्रैकिश, मतलब खारा पानी है ना, लेकिन बहुत ज्यादा खारा नहीं है, इसलिए इसको हम ब्रैकिश बोल देते हैं। तो ये हो जाती है लगून। तो इस तरीके की जो झील बनती है उनको हम क्या बोलते हैं, लेगून्स बोलते हैं। अब बात करेंगे क्रेटर झील, कौन सी झील, क्रेटर। अब वॉल्केनो देखा होगा आपने, ज्वालामुखी, ज्वालामुखी का ऊपर माउथ होता है, ठीक, एक बार विस्फोट हो गया और मान लो अब बहुत टाइम से वो, अब मतलब बिल्कुल भी एक्टिव कंडीशन में नहीं, इनएक्टिव कंडीशन में, सक्रिय नहीं है वो ज्वालामुखी, बहुत टाइम से वो स्ट्रक्चर पड़ा हुआ है। अब क्या हुआ, ऊपर जो उसका माउथ था, ठीक, ज्वालामुखी, अब जो ऊपर माउथ था इसका, ठीक, तो यहाँ पे कुछ ऐसे गड्ढा टाइप का बना होगा, ठीक। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि ये जो यहाँ पे ये जो डिप्रेशन बना है, इसमें क्या हुआ, धीरे धीरे पानी भरना चालू हो गया, और अब यहाँ पे जो झील बनी उसको हम क्या बोलते हैं, क्रेटर लेक। देखो, एक तो ये हुई क्रेटर लेक, एक क्रेटर लेक, और हम किसको बोलते हैं, जो एस्टेरॉइड्स होते हैं, ठीक, एस्टेरॉइड्स या फिर उल्का पिंड। आपने देखा होगा ना, यूनिवर्स में छोटे छोटे जो पत्थर जैसे चलते रहते हैं, ठीक, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एस्टेरॉइड या फिर उल्का पिंड। अगर मान लो उल्का पिंड, ठीक, ये धरती है, ठीक, अब यहाँ पे कोई उल्का पिंड जो है धरती के इस भाग पे टकरा गया, ठीक। अब कोई मतलब ऐसा तो होता नहीं, वो धरती के रिस्पेक्ट में छोटा है लेकिन वैसे तो बड़ा पत्थर है, कोई इतनी बड़ी चीज आके जब यहाँ पे किसी एरिया पे आके टकराएगी तो वहां पे क्या हो जाएगा, गड्ढा हो जाएगा, ठीक। अब वो जो गड्ढा हो गया वहां पे, धीरे धीरे क्या होगा, वहां पे पानी भर जाएगा, तो अब यहाँ पे जो झील बनेगी उसको हम क्या बोलेंगे, क्रेटर लेक, ठीक। तो क्रेटर लेक दो तरीके से बन सकती है। ये हो गई क्रेटर लेक, आए टाइप समझ आए। इसका लोनार झील जो है, महाराष्ट्र की लोनार लेक जो है, वो किसका एग्जाम्पल है, क्रेटर,
वो ये वाली उल्कापिंड वाली है वो। ठीक, तो वो क्रेटर लेक हो जाएगी। टाइप समझ आए सभी को, कौन कौन से टाइप्स थे? देखो, एक तो हो जाती है नेचुरल, प्राकृतिक। दूसरा आर्टिफिशियल, कृत्रिम झील। हाँ, तीसरा फ्रेश वाटर, मीठे पानी की झील। फ्रेश वाटर लेक, मीठे पानी की झील। हाँ, सॉल्ट वाटर लेक, खारे पानी की झील। और एक जो मीठा और खारे पानी का मिक्स, ब्रैकिश वाटर। ठीक, ब्रैकिश वाटर लेक। ठीक है, इसके बाद लेगून झील। ठीक, तो लगून लेक या फिर लेगून झील। और लास्ट हमने कौन सी देखी थी? क्रेटर लेक या फिर क्रेटर झील। टाइप समझ आए कौन कौन से टाइप्स की होगी? अब देखनी है हमको भारत की झीलें कि कौन कौन सी झील भारत में है। तो भारत में झीलों से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। तो भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील वूलर झील कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में है। तो सबसे मीठे पानी की झील, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इज वूलर लेक। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील चिल्का, कौन सी हो जाएगी ये? चिल्का। कहाँ पे है ये? उड़ीसा में। भारत की सबसे ऊंची झील, ऊंचाई पे अगर हाइट वाइज बात करेंगे, हाईएस्ट एल्टीट्यूड पे बात करेंगे, ठीक, समुद्र तल से ऊंची, तो यहाँ पे कौन सी झील हो जाएगी? शोलामू लेक। कौन सी? चोलामू लेक। कहाँ पे है? सिक्किम में। ठीक, कभी कभी यहाँ पे चोलामू लिखा रहता है, कहीं कहीं पे शोलामू लिखा रहता है, TS वाला। ठीक, तो देख लेना, कहीं कहीं पे चोलामू मिलता है, कहीं पे उसमें शोलामू लिखा रहता है। तो सबसे ऊंची झील चोलामू झील कहाँ पे है? सिक्किम में। भारत की सबसे लंबी झील, लंबाई में अगर बात करें, देखो एक तो होती है बड़ी और एक होती है लंबी, क्या डिफरेंस है दोनों में? ठीक है, तो एक देखो, एक इस तरीके से बनी हुई है, ठीक, तो लंबाई, लेंथ ज्यादा है। और बड़ी का मतलब क्या है? ओवरऑल पूरा जो एरिया है उसके अकॉर्डिंग। ठीक, तो लॉन्गेस्ट की अगर बात करें, ऑनलाइन कोई कुछ बोल रहा है क्या? ठीक, तो भारत की सबसे लंबी झील तो वेम्बनाड झील, ये कहाँ पे है? वेम्बनाड झील केरल में है। ठीक, तो केरला में है वेम्बनाड झील। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील, सबसे बड़ी आर्टिफिशियल लेक गो गिरा क्या वो? इसको मैं रख देती हूँ साइड पे। तो सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी हो जाएगी? गोविंद वल्लभ पंत सागर। ठीक, जो कहाँ पे बना हुआ है? रिहंद बांध। कहाँ पे है ये? यूपी में। यूपी में कौन सी नदी पे? रिहंद नदी पे था। ठीक, तो भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील गोविंद वल्लभ पंत सागर झील थी। ढेवर झील गोविंद वल्लभ पंत सागर के बाद भारत की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। यह राजस्थान के उदयपुर जिले में स्थित है। नेक्स्ट जो झील है, दूसरी सबसे बड़ी आर्टिफिशियल लेक, कौन सी? ढेबर झील। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी झील कौन सी है? सबसे बड़ी झील तवा या भोजताल? भोजताल। भोजताल है। तवा जो है उसको वेटलैंड में इंक्लूड किया गया है। ठीक, जो हमारे यहाँ आर्द्र भूमि जो है, वेटलैंड्स, रामसर कन्वेंशन से जो आई थी, ठीक, उसमें किसको इंक्लूड किया है? 5वें नंबर का वेटलैंड कौन सा बन गया? तवा रिजर्वायर, तवा जलाशय। सबसे बड़ी झील कौन सी है हमारे यहाँ पे? भोजताल। ठीक, तो ढेबर सबसे बड़ी आर्टिफिशियल लेक गोविंद वल्लभ, और दूसरे नंबर पे देवर लेक। ठीक, सबसे फ्रेश वाटर लेक कौन सी है हमारे यहाँ पे? वूलर। और सबसे खारे पानी की? चिल्का। और कंसंट्रेशन वाइज सबसे खारे पानी क्या है? इनलैंड
सॉल्ट वाटर बोलेंगे तो सांबर। ठीक, तो देखो इनलैंड क्यों बात कर रहे हैं, ये जो चिल्का लेक है, चिल्का लेक कहाँ पे बनी हुई है, बे ऑफ बंगाल वाले साइड पे, मैंने बताया लगून टाइप की लेक है। ठीक, अगर इनलैंड की बात करें, हमारा जो मेन भूमि है उसके अंदर अगर किसी लेक की बात करें सबसे खारे पानी की, तो अब आंसर क्या हो जाएगा, सांबर झील। कौन सी झील हो जाएगी, सांबर। कहाँ पे है सांबर, राजस्थान में। समझ लो इडली सांबर वाले सांबर में नमक ज्यादा है। ठीक, तो इनलैंड वाली सांबर। कुछ इंपॉर्टेंट लेक्स, जैसे वेम्बनाड झील कहाँ पे है, केरला में। चिल्का लेक उड़ीसा में। सांबर झील राजस्थान। इनलैंड सबसे खारे पानी की झील, सबसे खारे पानी की झील, इनलैंड मतलब भूमि के अंदर। फिर कोलेरू लेक आंध्र प्रदेश, पुलिकट आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु बॉर्डर पे बना हुआ है वो। ठीक, वुलर लेक जम्मू कश्मीर, सबसे फ्रेश वाटर। डल लेक ये कहाँ पे है, ये भी जम्मू कश्मीर में है। लोकटक लेक मणिपुर, लोकटक लेक कहाँ पे है, मणिपुर। नागार्जुन सागर झील तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की बॉर्डर पे। भीमताल उत्तराखंड में। पिछोला लेक, देखो ताल ताल वाले आपको जहां पे भी मिल जाए उत्तराखंड, मतलब जो पता है उनको छोड़ के, जैसे भोजताल वगैरह ये तो पता है, लेकिन जैसे ज्यादातर नहीं पता होते हमको ताल कहाँ पे है, तो उत्तराखंड। पिछोला लेक राजस्थान में। अपर लेक बड़ा तालाब एमपी भोपाल में। रेणुका लेक हिमाचल और नैनीताल। देखो ये भी कहाँ है, ताल। और एक और कौन सा ताल देखा था हमें, भीमताल, दोनों कहाँ थे, उत्तराखंड में। तो ये तो हुई जो टॉप 15 इंपॉर्टेंट लेक्स हैं। बाकी बहुत सारी लेक्स दी हुई हैं, एक बार रीड कर लेते हैं जल्दी से। कोलेरू आंध्र प्रदेश, सांबर राजस्थान। ढेबर लेक राजस्थान, दूसरी सबसे बड़ी आर्टिफिशियल, दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील। पहली कौन सी थी, गोविंद वल्लभ पंत सागर। कौन से डैम के पीछे रिजर्वॉयर, रिहंद डैम। कहाँ पे है, यूपी में। पुष्कर लेक राजस्थान। पिचोला लेक राजस्थान। रंग सागर राजस्थान। गोविंद वल्लभ पंत सागर सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट हिमाचल। कहाँ, वो भाखड़ा नंगल वाली वो अलग थी। ठीक, तो यहाँ पे कंवर लेक, कंवर कहाँ पे है, बिहार में। अष्टमुडी केरला में है। परावुर लेक ये भी केरला में। सष्टम कोटा लेक भी केरला में है। भोजताल ये तो मध्य प्रदेश में। वीरा वीरानमम लेक तमिलनाडु। ये क्या लिखा है, चेम्बारवकम लेक वहां पे है ये, तमिलनाडु में। वैतरना लेक महाराष्ट्र। देखो लोनार लेक जो मैंने अभी आपको बताई थी, उल्का पिंड के टकराने के कारण जो डिप्रेशन बना, ठीक, जो एस्टेरॉइड है उसके टकराने से जो डिप्रेशन बना, उससे कौन सी लेक बनी, लोनार झील, लोनार लेक। लेकिन है कहाँ पे, महाराष्ट्र में। विहार लेक महाराष्ट्र में। डल लेक, दिफुरबील लेक असम में। हुसैन सागर तेलंगाना में। शमीरपेट लेक तेलंगाना। सुखना लेक चंडीगढ़। सोगमो लेक ये कहाँ पे है, सिक्किम में। नैनीताल, देखो फिर से ताल आ गए, नैनीताल, भीमताल, डोडीताल, ताल ताल वाले सब उत्तराखंड में। सेंचाल लेक वेस्ट बंगाल और बेला सागर उत्तर प्रदेश। और कांजिया लेक कहाँ पे है, उड़ीसा में। ये कुछ इंपॉर्टेंट लेक्स हैं, इनको याद करना ही पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं, तो नाम नाम याद कर लेना उसके कि कौन से स्टेट में कौन सी है। चलो अब नेक्स्ट है सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, मॉनसून। ज्यादा नीचे चला गया हूँ। इंडिया किस तरीके की कंट्री है,
ट्रॉपिकल उष्णकटिबंधीय, ये कैसे पता चला हमको? कितना डिग्री? ये क्या है, लैटिट्यूड या लॉन्गिट्यूड्स? लैटिट्यूड। ठीक, तो अक्षांश, अक्षांश है ना, ठीक, अक्षांश लाइनें रेखाएं हैं। अब इसके बीच का जो क्षेत्र है उसको हम क्या बोलते हैं? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। कौन सा रीजन? ट्रॉपिकल रीजन। और यहाँ पे इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया के बीचों बीच से कौन सी लाइन गुजरती है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, मतलब कर्क रेखा। ठीक, कौन सी रेखा गुजर रही है? कर्क रेखा गुजर रही है। इस और हमारे इंडिया का जो क्लाइमेट है कुछ हद तक किस तरीके के फीचर्स शो करता है, किस तरीके की विशेषताएं उसमें? ट्रॉपिकल रीजन में जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में जिस तरीके का क्लाइमेट रहता है उसी तरीके का क्लाइमेट हमारे जलवायु हमारे भारत में भी देखने को मिलती है हमको, ज्यादातर क्षेत्र में, मैक्सिमम एरिया में। इसलिए हम इंडिया को भी क्या बोलते हैं कि इंडिया की जलवायु या क्लाइमेट कैसा है? ट्रॉपिकल क्लाइमेट, उष्ण कटिबंधीय जलवायु है। अब क्या विशेषताएं हैं उष्ण कटिबंधीय जलवायु की? क्या विशेषताएं होंगी बताओ? क्यों कि मतलब कुछ तो रीजन होगा जिससे हमने बोल दिया कि उष्ण कटिबंधीय है। तो क्या रीजन होगा, क्या देखने को मिल रहा है आपको ट्रॉपिकल क्लाइमेट में? क्लाइमेट की बात कर रहे हैं, डायरेक्ट वन कहाँ से आ जाएगा? हाँ बताओ बताओ, कौन बताएगा? हम्म, हाँ ठीक। देखो सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, इसका डिस्टिंक्ट क्लाइमेट, अलग अलग तरीके का यहाँ पे जो सीजन्स देखने को मिल रहे हैं कि एक टाइम पे गर्मी है, ठीक, एक टाइम पे ठंड है, मतलब एक टाइम पे सूखा क्षेत्र है, शुष्क है, और एक टाइम पे ठंड है, और किसी टाइम पे बारिश हो रही है। तो अलग अलग टाइप के सीजन्स देखने को मिल रहे हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट तो यही हो गया। दूसरा है यहाँ का टेम्परेचर। ठीक, क्या है यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट? टेम्परेचर। कि ये जो ट्रॉपिकल रीजन जो है, ठीक, ट्रॉपिकल रीजन में क्या होगा कि हर महीने, मतलब आप साल के किसी भी महीने को उठा के देख लो, एवरेज टेम्परेचर कितना रहेगा वहां पे? 18 डिग्री सेल्सियस। कितना होगा? 18 डिग्री सेल्सियस। औसत जो तापमान है वो 18 डिग्री सेल्सियस होता है। कौन से रीजन में? ट्रॉपिकल रीजन में। ठीक, अब लेकिन कुछ क्षेत्र ऐसे भी होते हैं ट्रॉपिकल रीजन्स में जहां पे रेन कब होती है? 4 PM रेन। क्या फीचर है ट्रॉपिकल रीजन का? स्पेशली इक्वेटर वाले रीजन में, ये जो इक्वेटर दिख रही है, भूमध्य रेखा, ठीक, यहाँ पे क्या फीचर है ट्रॉपिकल वाले रीजन में कि यहाँ पे कितने बजे वर्षा? 4 PM रेन। 4 PM रेन होती है। लेकिन हम इक्वेटर वाले रीजन में नहीं है, हम इक्वेटर से दूर हैं, ठीक, ऊपर के साइड है। तो यहाँ पे फीचर क्या देखने को मिला कि हमको टेम्परेचर कितना होगा, किसी भी महीने में देख लो, मिनिमम टेम्परेचर 18 डिग्री सेल्सियस के आसपास। और दूसरा, सीजन्स जो हमने देखे अलग अलग, कि एक शुष्क क्षेत्र अलग है, ठीक, और जो वहां पे ठंड बारिश वाला जो क्षेत्र है वो अलग अलग क्षेत्र देखने को मिलते हैं। तो ये तो बेसिक, मतलब बहुत बेसिक कि ट्रॉपिकल क्या होगा। अब कुछ इसी तरीके का क्लाइमेट हमको इंडिया में देखने को मिलता है। गर्मी होती है, अच्छी खासी गर्मी होती है, बहुत ज्यादा माइनस में टेम्परेचर नहीं होता। आपने देखा होगा बर्फबारी भी जो होती है तो वो कहाँ पे हो रही है? सिर्फ हिमालय वाले रीजन में, नॉर्थ में हो रही है, मतलब एक्सट्रीम नॉर्थ में बिल्कुल। बाकी सारे रीजन में तो गर्मी भी आएगी, बारिश भी आएगी, ठीक। और बारिश कब आती है? जून जुलाई के आसपास, ठीक, जब गर्मी बढ़ जाती है उसके बाद बारिश आती है। अब यहाँ पे चार, एक बात बताओ मुझे, 4 PM रेन यहाँ पे क्यों हो रही है? रीजन क्या है उसका? देखो सन क्या है यहाँ पे?
हर वक्त मतलब चाहे सन यहाँ पे हो या यहाँ पे, बीच वाले क्षेत्र में तो हमेशा सनरेज मिलती रहेंगी। ठीक, अब यहाँ पे जब वर्ष भर पूरे हमेशा ही जब सन की रेस आ रही है तो टेम्परेचर कैसा है, ज्यादा ही है, मतलब बहुत ज्यादा टेम्परेचर है। अब क्या होगा, टेम्परेचर जब ज्यादा हो जाता है, ठीक, टेम्परेचर ज्यादा हो गया मतलब दाब कैसा हो गया, प्रेशर, प्रेशर कम हो जाता है। जब टेम्परेचर बढ़ता है तो प्रेशर कम हो जाता है, दाब मतलब यहाँ पे प्रेशर कैसा है, लो प्रेशर वाला क्षेत्र है। अब लो प्रेशर होने के कारण क्या हो रहा है कि गर्मी बहुत ज्यादा है, लो प्रेशर है, और उसके कारण एवेपोरेशन होगा। अब होगा कि नहीं होगा, अब पानी ऊपर उठेगा तो बादल पानी लेके जाएंगे ऊपर, एवेपोरेशन हो गया, वाष्पीकरण हो गया। अब क्या हुआ, गर्मी जब इतनी ज्यादा बढ़ गई और जब सेचुरेशन हो गया, मतलब पानी उठते उठते अपने सेचुरेशन पॉइंट पे पहुंच गया। सेचुरेशन पॉइंट का मतलब क्या होता है, जब वो उसकी पूरी कैपेसिटी एवेपोरेशन की हो गई, मतलब कंप्लीट एक पूरी मैच्योर स्टेट में पहुंच गया। अब क्या होगा, 4 बजे वहां पे क्या होने लगती है, वर्षा क्या हो जाती है, वो 4 बजे जैसे ही शाम में 4 बजे के आसपास वहां पे वो बादल जो है अपना पूरा पानी छोड़ देते हैं। और ये वाला रीजन में क्या होता है, इसका फीचर भूमध्य सागर जो है उसका मेन फीचर क्या है, इक्वेटर जो है कि 4 PM यहाँ पे रेन होती है। ठीक, बेसिक समझ आया थोड़ा सा। अब देखो, अब इंडिया की अगर हम बात करें, भारत की जलवायु एक उष्ण कटिबंधीय देश की जलवायु से काफी मिलती जुलती है। जो ट्रॉपिकल रीजन है, हम हाफ तो ट्रॉपिकल रीजन में आते ही है वैसे भी। हालांकि इसका उत्तरी भाग कर्क रेखा के ऊपर समशीतोष्ण क्षेत्र में आता है। ऊपर वाला रीजन समशीतोष्ण टेम्परेट वाला रीजन है, वहां पे नहीं होती इतनी ज्यादा, मतलब जैसे हमने देखा बर्फबारी भी हो रही है किसी टाइम, लेकिन अधिकतर जो क्षेत्र है वहां पे हमको उष्णकटिबंधीय या फिर ट्रॉपिकल क्लाइमेट देखने को मिलेगा। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में हवाओं का मौसम उलटफेर भारत को एक विशिष्ट उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु देता है। ठीक, तो जो हमारा स्पेशली अरेबियन सी ऑफ बे ऑफ बंगाल वाला जो रीजन है, ठीक, इनमें जो हवाएं चलती हैं उसके कारण हमारे यहाँ पे मॉनसून जो है, हमारे यहाँ वर्षा जब होती है, मॉनसून जब आता है ना कि दो ब्रांचेस में वो डिवाइड हो जाता है। एक कौन सी तरफ, अरेबियन सी, और एक कौन सी ब्रांच होगी, बे ऑफ बंगाल वाली ब्रांच होगी। इसलिए भारतीय जलवायु सटीक रूप से कहे तो केवल उष्ण कटिबंधीय या अर्ध समशीतोष्ण जलवायु के वजह उष्ण कटिबंधीय मानसून प्रकार एक विशिष्ट गीली और शुष्क जलवायु है। तो अगर हम बात करें यहाँ पे कि इंडियन क्लाइमेट की किस तरीके का क्लाइमेट है हमारा, ट्रॉपिकल मॉनसून टाइप, जिसमें वेट और ड्राई क्लाइमेट दोनों अलग अलग तरीके से यहाँ पे देखने को मिलेंगे। रेदर देन, ना ही हम उसको ट्रॉपिकल बोल सकते पूरी तरीके से और ना ही हाफ टेम्परेट बोल सकते। ठीक, किस तरीके का क्लाइमेट बोलते हैं हम अपने यहाँ, ट्रॉपिकल मॉनसून क्लाइमेट, उष्ण कटिबंधीय मॉनसून, मॉनसूनी प्रकार की जलवायु हमारे कहाँ पे पाई जाती है, इंडिया में। और मध्य प्रदेश में भी सेम। ठीक, तो मध्य प्रदेश में भी अगर आपसे पूछे किस तरीके का क्लाइमेट है, किस तरीके की जलवायु, तो उष्ण कटिबंधीय मॉनसून टाइप, और इंडिया में भी ट्रॉपिकल मॉनसून टाइप क्लाइमेट देखने को मिलेगा। अब वो फैक्टर, वो कारक जो हमारी भारतीय जलवायु को अफेक्ट करते हैं, ठीक, प्रभावित करने का काम करेंगे, तो सबसे पहली चीज क्या हो जाएगी, लैटिट्यूडनल लोकेशन। लैटिट्यूडनल लोकेशन का मतलब क्या है, अक्षांशीय स्थान का। हम 23.5, ठीक, कौन सी लाइन, 23.5 डिग्री नॉर्थ या साउथ, नॉर्थ। ठीक, तो नॉर्थ लैटिट्यूड या अक्षांश में आते हैं। ठीक, तो लैटिट्यूडनल लाइंस उन लाइंस में हम बिलोंग करते हैं, इसलिए हमारा क्लाइमेट जो है इस प्रकार का है ना प्रहलाद। हम्म। अब समुद्र से दूरी, समुद्र से हमारी देखो हाफ एरिया तो समुद्री है, लेकिन बाकी क्षेत्र समुद्र से दूरी है, तो कॉन्टिनेंटल टाइप क्लाइमेट भी होगा। गर्मी कैसी होती है, बहुत ज्यादा, और कुछ क्षेत्रों में ठंड भी बहुत ज्यादा होती है। फिर दूसरा है हिमालय,
ठीक, हिमालय के कारण, हिमालय क्या काम करता है, जो बैरियर का काम करता है, जो ऊपर से ठंडी हवाएं आ रही हैं, ठीक, ऊपर से जो पोलर रीजन से, ध्रुवीय क्षेत्र से जो ठंडी हवाएं आती हैं उनको रोक के रखता है और इंडिया में एंटर नहीं होने देता। ठीक, तो हिमालय एक रीजन है। दूसरा, फिजियोग्राफी, इस तरीके की हमारी मतलब संरचना है, पूरा जो भी माउंटेन और जितनी भी चीजें हमारे यहाँ पे, तो उसके कारण। दूसरा है मॉनसूनी हवाएं। ठीक, तो मॉनसून विंड्स, साउथ वेस्ट मॉनसून जो आता है हमारे यहाँ किस तरीके की विंड्स है, विंड्स कौन से क्षेत्र में आते हैं, आप लोगों ने विंड्स वाला नहीं पढ़ा होगा, ठीक है, वो मैं अभी बता दूंगी। ठीक, तो नेक्स्ट देख लो, ऊपरी वायु संरचना। दूसरा रीजन क्या होता है वर्षा का, जो जेट स्ट्रीम, जेट स्ट्रीम समझते हैं क्या होता है, हमारी जो धरती की सतह है, ठीक, उससे लगभग 2 से 8, 10, 12 किलोमीटर के ऊपर, ठीक, कुछ तेज हवाएं चलती हैं। क्या चलती हैं, कुछ तेज हवाएं चलती हैं जिनका डायरेक्शन क्या होता है, वेस्ट टू ईस्ट। ठीक, हम मतलब हमारी जो पृथ्वी है, ठीक, उसके कितने ऊपर, 8 to 12 या 2 8, मतलब ऐसे 8 to 12 किलोमीटर्स के ऊपर कुछ तेज हवाएं चलती हैं, और वो जो तेज हवाएं होती हैं, ठीक, उनको हम क्या बोलते हैं, जेट स्ट्रीम। और किस तरफ मूव करती हैं वो, वेस्ट टू ईस्ट मूव करती हैं वो। फिर अल्नीनो और लानीना, ये कॉन्सेप्ट अभी पढ़ेंगे हम, ये हवाओं वाला और ये अल्नीनो लानीना। ठीक, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है, मतलब रेन को बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है। हमारे इंडिया जो है उसमें मॉनसून में अल्नीनो और लानीना बहुत ज्यादा इफेक्ट डालते हैं, इसको अलग से पढ़ेंगे अभी हम। ठीक, और उष्णकटिबंधीय चक्रवात और पश्चिमी विक्षोभ, वेस्टर्न डिस्टरबेंसेस और ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। ठीक, साइक्लोन क्या होते हैं, क्या होता है साइक्लोन, चक्रवात, हाँ हाँ हाँ, क्या बोल रही हो, अच्छे से तो बोलो, कौन बताएगा चक्रवात, साइक्लोन, कौन बताएगा साइक्लोन, जब टेम्परेचर ज्यादा होता है, ठीक, और आसपास नमी होगी, ठीक, मतलब बादलों में पानी होगा अच्छा खासा, और प्रेशर कैसा होगा, प्रेशर कैसा होगा, कम दाब कैसा होगा, कम दाब, लो प्रेशर। ठीक, तो उसके कारण क्या होता है, पानी ऊपर की तरफ उठने लगता है, और किस डायरेक्शन में, राउंड 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 राउंड, और सेंटर में क्या होता है इसके, लो प्रेशर। ठीक, अब इसके कारण क्या होता है कि जैसे साइक्लोन चलता है, पानी लेके जा रहा है अपने साथ, और विंड की स्पीड जब बहुत ज्यादा होती है, क्या होगी, विंड, वायु जो है उसकी स्पीड भी बहुत ज्यादा हो, और दूसरी कंडीशन क्या है, पानी वाले बादल हो, मतलब नमी होनी चाहिए एटमॉस्फेयर में। ठीक, नमी हो, विंड की स्पीड ज्यादा हो, और बीच में दाब कैसा हो, प्रेशर लो प्रेशर हो, तब क्या बनता है, चक्रवात या फिर साइक्लोन बनता है। अब ये जो साइक्लोन है अपने साथ बहुत सारा पानी लेके चल रहा है स्पीड से, ठीक, जैसे ही तट से आके टकराता है और पानी पानी बारिश हो जाएगी। ठीक, तो एक नॉर्मल चक्रवात समझ आया कि क्या होता है, ठीक है, बाकी तो पढ़ना ही है अलग से। एक होता है पश्चिमी विक्षोभ, जिसको हम बोलते हैं वेस्टर्न डिस्टरबेंसेस। ठीक, आपने सुना होगा मध्य प्रदेश में जो ठंड में बारिश जो होती है उसको क्या बोलते हैं लोकल लैंग्वेज, मावट बोलते हैं। वो मावट जो है किसके कारण हो रही है, पश्चिमी विक्षोभ, वेस्टर्न डिस्टरबेंसेस। वेस्टर्न डिस्टरबेंसेस क्या होता है, जो अभी मैंने जेट स्ट्रीम बताया आपको, कि हवाएं चलती हैं कुछ ऊपर, ठीक, 8 से 12 किलोमीटर वाली रेंज में। तो वेस्टर्न रीजन से हमारे इंडिया के रिस्पेक्ट में अगर आप देखो, ये भूमध्य सागर, ठीक, यहाँ से जो हवाएं हैं, जेट स्ट्रीम है, अपने साथ पानी लेके आती हैं, और ये जो पानी है जैसे ही हमारे हिमालय वाले रीजन से टकराता है और वर्षा हो जाती है हमारे यहाँ पे
विंटर सीजन में, ठीक। और उस जो वर्षा होती है उसको हम क्या बोलते हैं, मावट बोलते हैं, ठीक। तो वो वेस्टर्न डिस्टरबेंसेस के कारण होती है, इसको अलग से समझेंगे, पूरा कॉन्सेप्ट है उसका। अभी बस हम कारक देख रहे हैं, फैक्टर्स देख रहे हैं जिनके कारण हमारी जो क्लाइमेट है, ठीक, वो किस तरीके से इन्फ्लुएंस हो रहा है, प्रभाव कैसे डाल रहा है। तो एक हो गया लैटिट्यूडनल लोकेशन, डिस्टेंस फ्रॉम द सी, समुद्र से दूरी, हिमालय, फिजियोग्राफी, ठीक। उसके अलावा मॉनसून की जो हवाएं हैं वो, ऊपर जो एयर सर्कुलेशन है, जेट स्ट्रीम अभी बताया, ठीक। एल नीनो ला नीना, इसको तो अलग से देखना ही है पूरा। और ट्रॉपिकल साइक्लोन एंड वेस्टर्न डिस्टरबेंसेस, पश्चिमी विक्षोभ और उष्णकटिबंधीय चक्रवात, ये कारक हो जाएंगे। यहाँ देखो पहले, ठीक। अब ये जो लेटीट्यूड्स हैं, ये कितना लेटीट्यूड है, 0 डिग्री। यहाँ पे ये जो लेटीट्यूड दिख रहा है ये कितना होगा, 30 डिग्री। 30 डिग्री नॉर्थ या साउथ, और यहाँ पे नॉर्थ या साउथ, नॉर्थ, ठीक। तो 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ। फिर यहाँ पे लगभग ये इधर 60 डिग्री के आसपास, ठीक। यहाँ तो वही फिर 90 डिग्री, यहाँ पे भी 60 डिग्री नॉर्थ या साउथ, ठीक। अब इनके बीच में जो है हवाओं का डायरेक्शन देखना है हमको कि किस तरीके से हवाएं चलती हैं। ये जो बीच में आपको ये दिख रहा है, ये डायरेक्शन ऐसे ऐसे ये एरो बने हुए हैं, ये किसका डायरेक्शन है, हवाओं का डायरेक्शन है। मतलब अगर 30 डिग्री नॉर्थ से लेके 30 डिग्री साउथ के बीच की बात करेंगे, मतलब पूरा ट्रॉपिकल रीजन और उससे थोड़े आसपास का रीजन, ठीक। तो ये जो रीजन है इसमें हवाएं किस तरफ चलती हैं, पूर्व से लेके पश्चिम तक। पूर्व से लेके ये पूर्वी वाला क्षेत्र, और हवाएं किस तरफ जा रही हैं, पश्चिम की तरफ जा रही हैं। यहाँ पे भी अगर देखो तो पूर्व से लेके पश्चिम, डायरेक्शन ऊपर और नीचे के हिसाब से अलग है, लेकिन अल्टीमेटली किस तरफ जा रही है, ये वेस्टर्न साइड की तरफ। और अगर उसमें भी स्पेसिफिक बात करें तो नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट, किस तरफ, नॉर्थ ईस्ट से लेके उत्तर पूर्व से लेके दक्षिण पश्चिम तक, ठीक। तो इस तरीके से ये हवाएं चलती हैं, इनका डायरेक्शन कैसा होगा, नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट तक, अल्टीमेटली हम बोल सकते हैं पूर्व से पश्चिम की तरफ। यहीं इसी तरीके से नीचे की तरफ देख लो, मतलब 0 डिग्री से नीचे, यहाँ भी हवाएं कैसे जा रही हैं, वेस्ट की तरफ जा रही हैं। किस तरफ जा रही हैं, ईस्ट से वेस्ट, लेकिन डायरेक्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे अब, साउथ ईस्ट से लेके नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट से लेके नॉर्थ वेस्ट। कुछ समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है, जेट स्ट्रीम अलग कॉन्सेप्ट है, वो अभी पढ़ेंगे। अब ये दिख रही है वेस्टर्लीज, ठीक। तो वो अलग कॉन्सेप्ट है, अभी ये बेसिक ये समझो, दोनों कॉन्सेप्ट को अभी मिलाओ मत, ठीक। वो प्रेशर के ऊपर भी रहता है उसमें, यहाँ पे देख लो पहले। अभी देखो ट्रॉपिकल रीजन के अकॉर्डिंग देखो वो कहाँ पे किस तरीके की है। तो यहाँ पे 30 डिग्री के आसपास देखे तो ये जो विंड्स होती हैं, ठीक, इनको क्या बोला जाता है, व्यापारिक विंड्स। व्यापारिक विंड्स जिसको हम बोलते हैं ट्रेड विंड्स, क्या बोलते हैं हम इसको, ट्रेड विंड्स, ठीक। डायरेक्शन क्या है इसका, कहाँ से कहाँ तक, ये जो क्षेत्र है 0 डिग्री के 5 डिग्री नॉर्थ और साउथ वाला, ये जो बीच वाला रीजन होता है जहां पे आके ये दोनों विंड्स बोल सकते हैं मिल रही हैं, यहाँ ये जो क्षेत्र होता है ना ये वाला, ये इसको डोल्डम क्षेत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं,
डोलड्रम क्षेत्र। डोलड्रम क्यों बोलते हैं? यहाँ ये वाला जो 5 डिग्री नॉर्थ साउथ होगा 0 डिग्री से, ये वाले क्षेत्र में क्या होता है कि शांत क्षेत्र है, मतलब यहाँ पे कोई ऐसी हवाएं जो हैं आपको नहीं देखने को मिलती हैं, इसको शांत क्षेत्र बोलते हैं। हम क्या बोलते हैं इसको? डोलड्रम एरिया। बाकी अगर यहाँ से देखें तो नीचे से हवाएं किस तरफ जा रही हैं? पूर्व से पश्चिम की ओर, साउथ से नॉर्थ की तरफ, और यहाँ पे नॉर्थ से साउथ की तरफ। यहाँ पे ऊपर कहाँ से जा रही है? नॉर्थ से साउथ की तरफ। लेकिन दोनों का डायरेक्शन क्या है? वेस्ट। दोनों का डायरेक्शन क्या है? वेस्ट। मैंने जेट स्ट्रीम बताया ऊपर की हवाएं, ये क्या है? जो नीचे जो हवाएं चल रही हैं, ठीक, उसकी बात कर रहे हैं अभी, ठीक है। तो यहाँ पे इनका डायरेक्शन समझ आया। अब 30 डिग्री के जब आप ऊपर जाओगे, चाहे नॉर्थ में चले जाओ या फिर साउथ में चले जाओ, ठीक, इन हवाओं को हमने क्या बोला? व्यापारिक पवने, ट्रेड विंड्स बोल रहे हैं। अब क्या होगा? 30 डिग्री के जब हम इस साइड पे जाएंगे, नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ, अब देखो हवाओं का डायरेक्शन क्या हो गया? यहाँ से चेंज हो गया। अब हवा का डायरेक्शन यहाँ पे चेंज देखने को मिलेगा। यहाँ पे किस तरफ हवाएं जा रही हैं? पूर्व की तरफ। किस तरफ जा रही हैं? डायरेक्शन बदल गया, ये पश्चिम की तरफ जा रही थी और ये किसकी तरफ जा रही हैं? पूर्व की तरफ जा रही हैं। तो यहाँ पे अगर ऊपर वाले क्षेत्र में अगर हम बात करेंगे तो ये वेस्ट से ईस्ट, लेकिन साउथ से नॉर्थ की तरफ, और यहाँ पे बात करेंगे तो ये नॉर्थ से साउथ की तरफ। तो अगर इनके डायरेक्शन की बात करें, आप तो एरो बना लेना, सब याद आ जाएगा, कंफ्यूज मत हो डायरेक्शन में। आप तो इनको इस तरीके से और इसको इस तरीके से बना लोगे तो डायरेक्शन याद आ जाएगा, ज्यादा कंफ्यूज मत होना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? दक्षिण पश्चिम से लेके उत्तर पूर्व की तरफ, ठीक। तो साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की तरफ जा रही है, और नीचे की बात करेंगे तो वो किस तरफ जा रही है? नॉर्थ वेस्ट से साउथ ईस्ट की तरफ, मतलब उत्तर पश्चिम से लेके दक्षिण पूर्व की तरफ। अब देखो यहाँ पे ये जो विंड्स हैं, ये किस किस तरफ से आ रही है? वेस्ट की तरफ से आ रही है और ईस्ट की तरफ जा रही हैं। इनको क्या बोलते हैं हम? वेस्टर्लीज। क्या बोलते हैं इसको? वेस्टर्लीज। क्या बोलते हैं? वेस्टर्लीज। कौन सी? 30 डिग्री से और 30 डिग्री के ऊपर, और सॉरी क्या बोल रही हूँ मैं, उल्टा लिख दिया मैंने यहाँ पे, है ना। तो 30 डिग्री से और 30 डिग्री से 60 डिग्री। कौन सा डिग्री? 60 डिग्री। 30 डिग्री से 60 डिग्री नॉर्थ साउथ जो विंड्स चलती हैं उनको हम क्या बोलते हैं? वेस्टर्लीज। ट्रेड विंड्स किसको बोलते हैं? व्यापारिक पवने। हाँ जयश्री बताओ, ट्रेड विंड्स किसको बोलते हैं? व्यापारिक पवने कौन सी हैं? ये 30 डिग्री के बीच में ही तो है, ये बताई ना अभी, ट्रेड विंड्स, व्यापारिक पवने। 30 डिग्री और 60 डिग्री के बीच में जो विंड्स होती हैं, पवने होती हैं, उनको क्या बोलते हैं हम? जो पश्चिम से पूर्व की ओर जा रही हैं वो वेस्टर्लीज हैं। मैंने पूछा वेस्टर्लीज। जो पूर्व से पश्चिम की ओर, ये जो 0 डिग्री के बीच में जो आपको दिख रहा है क्षेत्र, 0 डिग्री से 30 डिग्री नॉर्थ साउथ के बीच में जो क्षेत्र दिख रहा है, इनको हम क्या बोलते हैं? ट्रेड विंड्स, व्यापारिक पवने। और 30 डिग्री से 60 डिग्री के बीच में जो पवने हैं उनको हम क्या बोल रहे हैं? हाँ, उनको हम वेस्टर्लीज, क्योंकि ये नॉर्थ से, सॉरी, वेस्ट से ईस्ट की तरफ, डायरेक्शन की अगर बात करें तो वेस्ट से ईस्ट की तरफ जो जा रही है उनको हम क्या बोल रहे हैं? वेस्टर्लीज, ठीक। और 60 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में जो पवने होंगी उनको क्या बोलते हैं? पोलर विंड्स, ध्रुवीय पवने। क्या बोलेंगे उनको? पोलर विंड्स बोलते हैं। तो ये समझ आया कि ट्रेड विंड्स किसको बोलेंगे? व्यापारिक पवने किसको बोलते हैं? ईस्ट से वेस्ट की तरफ जा रही, कितने डिग्री? लैटिट्यूड इंपॉर्टेंट रहेगा। 0 से 30 डिग्री नॉर्थ साउथ के बीच में जो पवनें चलती हैं उसको हम क्या बोलते हैं?
0 डिग्री से 30 डिग्री, नॉर्थ एंड साउथ। कौन सी पवने? व्यापारिक पवने, ट्रेड विंड्स। हाँ, 30 डिग्री से 60 डिग्री, नॉर्थ और साउथ की तरफ जो पवने हैं उनको हम क्या बोलते हैं? वेस्टर्लीज। क्या बोलते हैं उसको? वेस्टर्ली। अब 60 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में नॉर्थ और साउथ दोनों तरफ जो पवने हैं या विंड्स हैं उनको क्या बोलते हैं हम? ध्रुवीय पवने, पोलर विंड्स। अभी आया समझ में? आपको क्या याद रखना है? ट्रेड विंड्स और वेस्टर्लीज अच्छे से याद रखना। व्यापारिक पवने और वेस्टर्लीज। ट्रेड विंड 0 से 30 डिग्री और 30 से 60 डिग्री वेस्टर्लीज। इनका डायरेक्शन बताओ मुझे। ट्रेड विंड्स का क्या डायरेक्शन है? ईस्ट टू वेस्ट। और इसका वेस्टर्लीज का वेस्ट टू ईस्ट। वेस्टर्लीज उत्पन्न कहां से हो रही हैं? वेस्ट से। जो वेस्ट से उत्पन्न हो रही हैं वो वेस्टर्लीज। ठीक। और ट्रेड विंड्स, व्यापारिक पवने, ईस्ट टू वेस्ट। और ये जो पोलर विंड्स होंगी इनका भी डायरेक्शन कैसा होता है? ट्रेड विंड वही बता रही हूँ। पोलर विंड, ध्रुवीय पवने जो होती हैं उनका डायरेक्शन भी कैसा होता है? ईस्ट टू वेस्ट की तरफ होगा। ठीक है। उल्टा करते जाओ। ये इस तरफ जा रही है, इसकी ऊपर वाली उल्टे डायरेक्शन में जाएंगी। पूर्व से पश्चिम की जा रही है, पश्चिम से पूर्व की तरफ। फिर से वो किसकी तरफ जा रही है? ऊपर वाली पूर्व से पश्चिम की ओर। उल्टा करते जाओ बस। पैसिफिक ओशियन कौन सा सागर? प्रशांत महासागर। ठीक। अब हम सबसे पहले क्या समझना है हमको? एल नीनो। क्या होता है? एल नीनो। देखो क्या लिखा है यहाँ पे? नो। क्या लिखा है? नो। तो एल नीनो हमको नो एल नीनो हमको नहीं चाहिए। मतलब एल नीनो भारत के लिए अच्छा नहीं है, भारत के मॉनसून के लिए अच्छा नहीं है। जिसमें नो लगा है वो तो ना वाला नो, वो तो है ही, वो तो ना ना है ही, लेकिन ये नो वाला नो। ठीक। तो नो वाला नो जो है वो अच्छा नहीं है, उसको आपको ना करना है। ठीक। तो अब यहाँ पे पैसिफिक ओशियन, प्रशांत महासागर। यहाँ पे ये दिख रहा है आपको ऑस्ट्रेलिया छोटा सा। ठीक। आप कंट्री नहीं देखनी, बस देख लो डायरेक्शन दिखाने के लिए। तो ये जो ऑस्ट्रेलिया दिख रहा है और यहाँ पे क्या है? ये साउथ अमेरिका। ठीक। तो साउथ अमेरिका में भी स्पेशली ये जो पेरू पेरू वाला क्षेत्र है, पेरू जो कंट्री है, पेरू का तट बना हुआ है, पेरू कोस्ट बना है। तो पेरू और ऑस्ट्रेलिया के बीच में कैसे उत्पन्न हो रहा है? एल नीनो कहाँ पे उत्पन्न होता है? बेसिकली किसके बीच में? सी सॉ अरेंजमेंट है ऑस्ट्रेलिया और पेरू के तट के बीच में। ठीक। सीशो देखा है? क्या होता है शीशो? क्या होता है शीशो? वो झूला जो होता है, एक तरफ दो लोग बैठ जाते हैं, एक ऊपर उठता है एक नीचे उठता है ऐसे। ठीक। तो इसी तरीके का ये अरेंजमेंट है। मतलब एक तरफ कुछ अलग क्लाइमेट कंडीशन होगी, एक तरफ कुछ अलग क्लाइमेटिक कंडीशन होगी। देखो जनरली क्या होता है, ये जो ऑस्ट्रेलिया जो है, ठीक, ऑस्ट्रेलिया का जो कौन सा तट? पूर्वी पूर्वी तट या फिर ईस्टर्न कोस्ट जो है, और साउथ अमेरिका का वेस्टर्न, ठीक, पश्चिमी तट जो होगा, स्पेशली पेरू वाला जो क्षेत्र होगा, ये जो क्षेत्र होता है जनरली यहाँ पे नॉर्मल कंडीशन की बता रही हूँ, अभी एल नीनो नहीं, नॉर्मल कंडीशन में यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे प्रेशर या दाब कैसा होता है? लो प्रेशर। कैसा होता है? दाब कैसा होगा? कम दाब होगा। ठीक। लो प्रेशर होता है। और ये वाला जो क्षेत्र है यहाँ पे प्रेशर कैसे होता है? हाई प्रेशर। दाब कैसा होगा? यहाँ पे उच्च दाब वाला क्षेत्र होगा। और यहाँ पे जो पानी होगा, किसकी बात कर रहे हैं? पानी की बात करें अगर अपन, ठीक, तो यहाँ पे वाटर कैसा होगा? गर्म या फिर वार्म।
ठीक, यहाँ पे गर्म होगा और यहाँ वाले रीजन में कोल्ड, ठंडा पानी होता है। ठीक, तो ये तो हो गई नॉर्मल कंडीशन कि नॉर्मल कंडीशंस में क्या होता है, यहाँ पे गर्म पानी होता है, गर्म पानी है और प्रेशर कैसा है, दाब कैसा है, कम दाब वाला क्षेत्र है। और यहाँ पे, हाँ बताओ जल्दी बताओ, पानी कैसा होता है यहाँ, ठंडा होता है। और प्रेशर हाई प्रेशर होगा, मतलब कैसा दाब होगा, उच्च दाब वाला क्षेत्र होगा। ये तो नॉर्मल कंडीशन हो गई। और जब ये नॉर्मल कंडीशन होती है तब हमारे यहाँ पे इंडिया की अगर बात करें, ये रहा इंडिया। ठीक, तो इंडिया में क्या होता है, ये यहाँ पे देखो कंडीशन यहाँ बन रही है, अफेक्ट किसको करता है, ये इंडिया को अफेक्ट करता है। ठीक, तो अब क्या हो रहा है कि जब यहाँ पे ये नॉर्मल कंडीशन है तब तो यहाँ पे हमारे यहाँ मॉनसून ठीक ठाक मात्रा में आएगा, मतलब नॉर्मल ईयर रहेगा कि जैसा मानसून आता है हमारे यहाँ, जितना मानसून आता है उस तरीके का मानसून रहेगा। अब एल नीनो में क्या होता है, ठीक, एल नीनो में क्या होता है, ये जो नॉर्मल कंडीशन है इसकी विपरीत कंडीशन हो जाती है। क्या हो जाती है, इससे विपरीत। अब विपरीत कंडीशन क्या होगी इसकी, रिवर्स। इधर पे प्रेशर कैसा हो जाएगा, हाई, और यहाँ पे लो। अब गर्म पानी कहाँ पे होगा, पेरू के तट पे गर्म पानी हो जाएगा और यहाँ पे ठंडा पानी। अब एल नीनो की स्पेशली बात करें, अब जिस साल एल नीनो आएगा, ठीक, और एल नीनो की क्या कंडीशन है कि ये हर 2 से 7 साल के बीच में आता है। ठीक, तो अब क्या हुआ, यहाँ पे जब एल नीनो साल आया हमारे लिए तो हमको उसको क्या बोलना है, नो। ठीक, तो यहाँ पे क्या पानी कैसा होगा, ये वाले तट पे ठंडा पानी, कोल्ड वाटर। कोल्ड वाटर है, प्रेशर कैसा है, दाब हाई प्रेशर। यहाँ पे पानी कैसा है, गर्म पानी है, वार्म वाटर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे प्रेशर कैसा है, लो प्रेशर। ठीक, जब यहाँ पे ठंडा पानी होता है और प्रेशर ज्यादा होगा, एक बात मुझे बताओ, प्रेशर जब ज्यादा होगा, कोई चीज भारी हो गई तो वो ऊपर कैसे उठ पाएगी, उठ पाएगी क्या, कोई चीज भारी हो गई तो ऊपर नहीं उठ पाएगी। जब प्रेशर कम होता है या फिर चीज ये जो पानी है गर्म होगा, प्रेशर कम होता है तो उस कम प्रेशर होने के कारण पानी ऊपर उड़ जाता है, मतलब बादल अपने साथ पानी आराम से ऊपर ले जाते हैं और बारिश हो जाती है। अब यहाँ पे क्या हो गया, प्रेशर बढ़ गया, पानी भी कैसा, ठंडा पानी, कोल्ड वाटर आ जाएगा। तो इस कंडीशन में क्या होती है, हमारे इंडिया में सूखा पड़ जाता है, हमारे यहाँ मॉनसून नहीं आता। ठीक, तो ऐसी कंडीशन में हमारा जो मॉनसून है, देखो मॉनसून आने के लिए बेसिक कंडीशन क्या है कि प्रेशर कैसा होना चाहिए, लो प्रेशर होना चाहिए, गर्मी होना चाहिए, टेम्परेचर ज्यादा होना चाहिए। अब यहाँ तो टेम्परेचर भी कम हो गया और दाब भी बढ़ गया। प्रेशर हमको लो प्रेशर चाहिए था, दाब बढ़ गया, और यहाँ पे क्या हो गया, उल्टा हो गया। यहाँ पे ठंडे पानी की जरूरत थी, यहाँ पे क्या हो गया, गर्म पानी आ गया और प्रेशर कैसा हो गया, लो प्रेशर। अब क्या होगा, ये वाले क्षेत्र में बाढ़ आ जाएगी, क्यों, यहाँ पे पानी आ जाएगा और यहाँ पे बारिश नहीं होगी, सूखा पड़ जाएगा। ठीक, तो इसके कारण इंडिया को भी ये अफेक्ट करता है और इसके कारण इंडिया में भी सूखा पड़ जाता है। अरे सूखा पड़ेगा ना, यहाँ पानी नहीं आ रहा तो। और जो पेरू वाला तट है, ठीक, यहाँ पे क्या हो जाता है, अच्छी खासी बारिश होती है। मतलब जो बारिश यहाँ होनी थी वो कहाँ पे हो गई, ये वाले क्षेत्र में। अब इनको बारिश की जरूरत ही नहीं थी। क्यों जरूरत नहीं थी, देखो हमारे यहाँ पे जो इकोनॉमी है वो किस पे डिपेंडेंट है, एग्रीकल्चर पे। ठीक, खेती पे डिपेंड करती है। और खेती जो है वो किस पे डिपेंड करती है, मॉनसून पे, रेनफॉल पे। सूखा पड़ जाता है, ठीक, अब सूखे से क्या होता है, कई सारी बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं। ठीक, तो कई सारी कंडीशंस होंगी वो तो। अब यहाँ पे क्या होगा, पानी आ जाएगा, ये तैयारी नहीं थे पानी के लिए, इनके यहाँ बाढ़ आ गई, मतलब उस पानी से इनको भी कोई खासा फायदा नहीं हुआ, हमको भी नुकसान और इनको भी नुकसान। तो हमको क्या बोलना है, नो, एल नी नो। ठीक, तो ये कंडीशन होती है कि नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है, यहाँ पे गर्म पानी, यहाँ पे ठंडा पानी, और यहाँ पे लो प्रेशर, गर्म पानी होगा तो लो प्रेशर और यहाँ पे हाई प्रेशर। लेकिन जब एल नीनो ईयर होता है तो उल्टा कंडीशन हो जाती है। यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पे कैसा पानी, ठंडा पानी, ठीक, और प्रेशर हाई, और यहाँ पे इस वाले तट पे पानी
वार्म और लो प्रेशर। अब इनकी इकोनॉमी किस पे डिपेंडेंट है? फिशरीज पे। किस पे डिपेंडेंट है? फिशरीज, मत्स्य पालन पे। अब मछली यहाँ पे क्या होता है फिशरीज के लिए, मतलब अच्छी कंडीशंस क्या होती है, यहाँ पे जो पानी है, ये जो पानी है इसका यहाँ पे सर्कुलेशन भी होता रहता है, ठीक। यहाँ पे इसका सर्कुलेशन भी होता है। तो जनरली जो अगर सर्कुलेशन की बात करें तो जनरली सर्कुलेशन क्या होगा, यहाँ पे ठंडा पानी जो रहता, मतलब यहाँ पे जब पानी ऊपर की तरफ उठा, देखो नीचे से पानी क्या हुआ, ठंडा पानी जब ऊपर की तरफ उठा तो अपने साथ फिशरीज के लिए अच्छी कंडीशन लेके आएगा, साथ में मिनरल्स, ठीक, और मिनरल रिच वाटर, और उसके अलावा जो फिशरीज है उसको ग्रो करने की अच्छी कंडीशन बनाएगा। नॉर्मल ईयर की बात कर रही हूँ, ठीक। और क्या होगा, यहाँ पे जब ऊपर आके पानी गर्म हो जाता है तो वो किस साइड पे चला जाएगा, ऑस्ट्रेलिया के तट पे चला जाएगा। तो यहाँ पे क्या होता है, पानी अच्छा खासा लेवल, इसका पानी का अच्छा खासा ऊपर आ जाता है, ठीक। फिर क्या होगा, फिर से वो गर्म पानी नीचे की तरफ जाता है, और वो जब इधर पे आया ठंडा हुआ पानी नीचे की तरफ गया, और जब इधर गया फिर से वो क्या होता है, ऊपर की तरफ उठता है, और यहाँ पे अच्छा खासा फिशरी जोन जो है, ठीक, मत्स्य पालन के लिए जो आवश्यक यहाँ पे कंडीशंस है वो बनाता है। और यहाँ की इकोनॉमी भी किस पे बेसिकली, लोग किस पे डिपेंडेंट है, मत्स्य पालन पे या फिशरीज पे जो है वो डिपेंडेंट है, ठीक। तो यहाँ पे अच्छा खासा मत्स्य पालन होता है। लेकिन जैसे ही एल नीनो आता है यहाँ पे बारिश हो जाती है, और ये जो कंडीशंस हम देख रहे थे, ये जो हम वाटर की साइकिल देख रहे थे, ये भी कैसी हो जाएगी, अब रिवर्स हो जाती है। ये कैसी हो जाती है, रिवर्स हो जाएगी। अब रिवर्स का क्या मतलब है, अब पानी किस तरफ जाएगा मुझे बताओ। हाँ, अब एल नीनो में पानी किस तरफ जाएगा और कैसे जाएगा। देखो सबसे पहले तो एक बेसिक चीज समझो, जिस तरफ गर्म पानी है उस तरफ पानी पहुंचा दो, पूरी साइकिल याद हो जाएगी। एल नीनो में गर्म पानी कहाँ होगा, एल नीनो में गर्म पानी कहाँ पे होगा, पेरू के तट पर, ठीक। वहां पे बाढ़ आ रही है ना, हमारे यहाँ तो सूखा पड़ रहा है, गर्म पानी नहीं है। तो अब बस इतना याद रखो कि पानी अब क्या होता है, रिवर्स जाने लगता है। ये जो ऑस्ट्रेलिया वाला कोस्ट है इससे पेरू के तट तक जाने लगेगा, ठीक। अभी तक क्या हो रहा था, हमारे ऑस्ट्रेलिया के कोस्ट तक गर्म पानी आ रहा था, लेकिन अब पानी किस तरफ जा रहा है, पेरू। तो अब यहाँ पे पानी का स्तर भी ज्यादा ऊपर बढ़ जाता है, ठीक। फ्लड जैसी कंडीशन आ जाएंगी, बारिश तो हो ही रही है साथ में, ठीक। तो अब क्या होगा, ये जो वाटर की साइकिल है ये रिवर्स हो जाती है। जो पानी पहले इधर जा रहा था अब उसकी डायरेक्शन इधर हो गई। फिर क्या होगा, वो नीचे जाएगा पानी, फिर इस तरफ जाएगा, ठीक। फिर जो ठंडा पानी है वो ऊपर की तरफ उठ के आएगा, ऊपर जाके फिर गर्म होके फिर से इधर डायरेक्शन ले लेगा। तो पानी का डायरेक्शन कैसा हो जाएगा अब एल नीनो ईयर में, इस तरीके का। ये जो पानी है पहले गर्म हुआ, इस कोस्ट पे गया, फिर क्या हुआ, वो नीचे डाउन व्हीलिंग हुई, जिसको अप व्हीलिंग और डाउन व्हीलिंग बोलते हैं हम, ठीक। तो यहाँ पे क्या हुआ, डाउन व्हीलिंग हुई, मतलब पानी कैसे गया, नीचे गया अंदर की तरफ। अंदर जाने के बाद फिर उसने यहाँ पे डायरेक्शन ली, कि ठंडा पानी है, मतलब ये समझ लो कि पानी कैसा हो गया, ठंडा हो गया। जब ठंडा हो जाता है पानी तो वो ऊपर उठ के नहीं आ, मतलब एक नॉर्मल कंडीशन की अगर बात करें तो अब क्या हुआ, उसने इस तरफ मूव करना चालू कर दिया, ठीक। अब क्या हुआ, ये पानी फिर से ऊपर की तरफ उठा, ठीक, ऊपर की तरफ उठा, धीरे धीरे गर्म हुआ पानी, ऊपर की तरफ उठा, और अपने साथ नीचे से जो मिनरल्स वगैरह होंगे, मिनरल रिच वाटर जो होगा उसको भी अपने साथ ऊपर लेके आएगा, ठीक। तो जब इधर पे पानी नीचे उठ रहा है, नीचे से ऊपर उठ रहा है, तब तो ये फायदा कर रहा है, और यहाँ पे नुकसान कर रहा है। यहाँ पे जो पानी था वो सारा किस तरफ जा रहा है, पेरू के तट की तरफ जा रहा है। तो ये जब कंडीशन होती है इसको हम क्या बोलते हैं, एल नीनो। एक तो ये पानी का सर्कुलेशन, दूसरा यहाँ पे किस तरीके का पानी, यहाँ पे किस तरीके का पानी, ठंडा पानी। नींद से जगेंगे तो समझ आएगा, सोते क्यों नहीं हो तुम पहले तो ये बताओ मुझे कि तुम क्लास में क्यों सोते रहते हो। हाँ, ठंडा पानी और गर्म पानी
सर्कुलेशन के कारण भी होता है कि जैसे वो वहां पे, अब वो कंडीशन है, सीसो अरेंजमेंट है, जनरल कंडीशन मैंने आपको बता दी। ठीक, यहाँ पे क्या हो जाता है, अब एल नीनो जब ईयर आता है तो यहाँ पे पानी का डायरेक्शन क्या हुआ, चेंज हो गया ना अब। ठीक, तो अब यहाँ पे क्या हुआ कि जो भी गर्म पानी है वो किसकी तरफ चला गया, पेरू के तरफ चला गया। और यहाँ पे क्या रह गया, नीचे से जो ठंडा पानी ऊपर उठ के आया वो पानी कहाँ पे आ जाता है, ऑस्ट्रेलिया वाले कोस्ट पे। तो यहाँ पे वाटर कैसा होगा, कोल्ड वाटर होगा। और प्रेशर कैसा होगा, दाब, हाई प्रेशर। अब यहाँ पे पेरू वाले तट पे बताओ मुझे, यहाँ पे पानी, यहाँ पे गर्म होगा, यहाँ पे वार्म वाटर होगा, और प्रेशर कैसा होगा, लो प्रेशर। अभी ये इतना अरेंजमेंट समझ आया, बस इतना ही है एल नीनो। ठीक, बस इसी को एल नीनो बोल देते हैं। इसके कारण क्या होता है, हमारे यहाँ पे बारिश नहीं हो पाती। लेकिन कुछ कंडीशंस ऐसी भी रही कि एल नीनो बहुत ज्यादा स्ट्रोंग आया, मतलब एल नीनो इतना ज्यादा स्ट्रोंग आया कि यहाँ पे पूरा पानी, मतलब बोल सकते हैं कि एल नीनो की कंडीशन जो है बहुत ज्यादा इंटेंस रही, लेकिन तब भी हमारे यहाँ पे बारिश हुई। ठीक, जनरली क्या होगा जब ऐसी कंडीशन बनती है एल नीनो वाली, हमारे यहाँ पे सूखा पड़ जाता है, ठीक, ड्रॉट आती है। लेकिन कुछ कंडीशंस ऐसी भी थी, एक दो कंडीशन, जब हमारे यहाँ पे एल नीनो आया लेकिन हमारे यहाँ तब भी अच्छी खासी बारिश हुई। अब वो दूसरा कॉन्सेप्ट है, उसको हम थोड़ी देर से समझेंगे। पहले तो मुझे ये बताओ, जनरल जो हमने एल नीनो समझने की कोशिश की वो समझ आया। बस आपको यहाँ पे बस पानी का टेम्परेचर कि कहाँ पे कोल्ड कहाँ पे वार्म है, और सर्कुलेशन याद रखना है बस। और वो भी याद ना रखो तो बस आपको कहाँ पे गर्म पानी है, कहाँ पे ठंडा पानी है, कहाँ पे दाब ज्यादा है, कहाँ पे दाब कम है। अगर सिर्फ हम एल नीनो की बात करें, किसकी बात करें, सिर्फ एल नीनो की, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ वाटर सर्कुलेशन आएगा। ठीक, एयर प्रेशर जो है, हाई प्रेशर लो प्रेशर, ये वाली कंडीशंस नहीं आएगी। ठीक, तो अगर हम सिंपली इसकी बात करेंगे तो यहाँ पे किसका आ जाएगा, वाटर सर्कुलेशन। तो एल नीनो क्या है, एक वाटर सर्कुलेशन की एक प्रोसेस है। ठीक, जिसमें ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर कैसा पानी है, कोल्ड है, और पेरू का तट, मतलब साउथ अमेरिका का पश्चिमी जो तट है, वहां पे कैसा पानी है, ठंड, सॉरी गर्म पानी है। ठीक, जिसके कारण वहां पे वर्षा हो जाती है, और ये वाला क्षेत्र बिना वर्षा वाला सूखा क्षेत्र रह जाता है। यहाँ पे जो कोस्टल वाले तटीय क्षेत्र है, यहाँ पे पानी का स्तर बढ़ जाएगा और यहाँ पे कम हो जाएगा। ठीक, अब इसको एक बार और पढ़ लेते हैं और फिर न, मैंने क्या बताया, नॉर्मल कंडीशंस मैंने आपको क्या बताई थी अभी। नॉर्मल कंडीशन में गर्म पानी कहाँ पे रहता है, ऑस्ट्रेलिया के तट पर। जब सिर्फ एल नीनो आएगा उस कंडीशन में है कि पेरू पे गर्म पानी रहेगा और ऑस्ट्रेलिया में ठंडा पानी रहेगा। और ये कंडीशन कब होती है, 2 से 7 साल के बीच में हो सकती है। एक बार और हम इसको पढ़ लेते हैं, फिर भी अगर नहीं समझ आएगा तो पूछ। हाँ, लेकिन क्या बोलते हैं उस पे, देखो अभी भी रिसर्च चल रही है कि वो कैसे मतलब कैसे वो अफेक्ट करता है। एक्चुअल में क्या होता है, जैसे जो हमारी गर्म हवाएं हैं, जैसे मैंने ट्रेड विंड्स बताई थी आपको, ट्रेड विंड्स किसकी तरफ चल रही थी, इससे नीचे वाली बात करनी, 0 डिग्री से नीचे वाली। ये क्या हो रही थी, ये वेस्ट से ईस्ट, सॉरी ईस्ट से वेस्ट की तरफ जानी थी, ये नीचे से ऊपर की तरफ जा रही थी। ठीक, तो यहाँ से ये जो ट्रेड विंड है, अब ये शुष्क हो जाएंगी, मतलब वहां पे कैसा हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा, और प्रेशर भी कैसा होगा वहां पे, ज्यादा होता है। ये ही जो ये नीचे वाली ट्रेड विंड है ना, ये ही जब 0 डिग्री को पार करती है तब हमारे यहाँ बारिश होती है। इसलिए वो हमारे इंडिया को भी अफेक्ट डालती है। ये जो ट्रेड विंड्स है ना, ये जो दिख रही है आपको, ठीक, जब जो हमारा गर्मी वाला क्षेत्र, सॉरी, जब गर्मी आती है हमारे यहाँ पे, तो क्या होता है, ये वाली जो ट्रेड विंड्स है ये ही इसको पार करके जाती हैं। ये जो ट्रेड विंड्स दिख रही है नीचे वाली, ये ही 0 डिग्री को पार करती हैं और अपने साथ पानी ऊपर की तरफ ले जाती है, उसी से हमारे इंडिया में बारिश होती है। इसलिए वो इसको अफेक्ट करता है। अभी इस पे और भी ज्यादा मतलब रिसर्च वगैरह चल रही है वैसे तो, कि
ऐसा क्यों हो रहा है कि वहां पे इस तरीके से। लेकिन अभी तक जो कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ है वो यही है कि ये जो दिख रही है ट्रेड विंड्स, तो ये ऑस्ट्रेलिया के वहीं से ऑनसेट हो रही है। और ये जो ट्रेड विंड्स है नीचे वाली 0 डिग्री से साउथ के तरफ जो ट्रेड विंड्स है ये ही पार करती हैं 0 डिग्री को, और इंडिया में इनसे ही बारिश होती है। अभी जब हम क्लाइमेट पढ़ेंगे तो उसमें और अच्छे से फिर ये कॉन्सेप्ट समझ आएगा। एल नीनो को सबसे पहले पेरू के मछुआरों के तट पर असामान्य रूप से गर्म पानी की उपस्थिति के रूप में पहचाना गया। ठीक, तो पेरू के कोस्ट पे जनरली ठंडा पानी रहता है। वहां पे जो फिशरमैन्स थे उन्होंने देखा कि यहाँ पे तो गर्म पानी कैसे आ गया, ठंडा पानी वाला क्षेत्र है। ठीक, तो सबसे पहले किसने रिकॉग्नाइज किया था इसको? पेरुवियन जो फिशरमैन्स हैं, पेरू के जो मछुआरे थे, उन्होंने सबसे पहले इसको रिकॉग्नाइज किया था। स्पेनिश अप्रवासियों ने अल नीनो को कहा इसे अल नीनो कहा, जिसका स्पेनिश में अर्थ होता है छोटा लड़का, लिटिल बॉय। एल नीनो को हम क्या बोलते हैं? लिटिल बॉय। और एक होता है ला लीना, उसको बोलते हैं लिटिल गर्ल। ठीक, उसको क्या बोलते हैं? लिटिल गर्ल। तो एल नीनो क्या है? लिटिल बॉय, छोटा लड़का। ठीक, फिर उसके बाद एल नीनो जल्द ही तटीय सतह के पानी को गर्म होने के बजाय अनियमित और तीव्र जलवायु परिवर्तन का वर्णन करने लगा। ठीक, तो अभी तो देखो नॉर्मली तो हमने क्या देखा कि पानी जो तट पे जो पानी था ऑस्ट्रेलिया के कोस्ट और पेरू वाला कोस्ट था, वहां पे सीसो अरेंजमेंट था कि एक तरफ गर्म पानी एक तरफ ठंडा पानी। मैंने आपको बताया ना सीसो अरेंजमेंट होता है। ठीक, मतलब एक तरफ गर्म पानी दूसरी तरफ ठंडा पानी, फिर दूसरी तरफ अगर गर्म पानी है तो एक तरफ ठंडा पानी है। तो मतलब इस तरीके से अरेंजमेंट चल रहा था वहां पे। लेकिन धीरे धीरे हमने देखा कि ये जो सीसो अरेंजमेंट है किस में कन्वर्ट हो गया, जब इसकी कंडीशंस चेंज हुई, ये हमारे क्लाइमेट को अफेक्ट करने लगा। ठीक, अल नीनो घटना कोई नियमित चक्र नहीं है। नियमित है क्या? रेगुलर कंडीशंस कुछ और देखी थी, ये तो नो वाली कंडीशन है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। अनियमित कंडीशन है ना कि 2-7 साल में कभी एक आध बार ये ऑकर हो रहा है, हमेशा तो ऐसी कंडीशंस रहती नहीं है। इसका पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता और ये 2 से 7 साल के अंतराल पर अनियमित रूप से घटित होती है। ठीक, इसको आप पहले से नहीं अनुमान लगा सकते, लेकिन हाँ इतना है कि अभी जो ऑब्जर्व किया गया उससे ये पता चला कि 2 से 7 साल के बीच में कभी भी ये रिवर्स हो जाती है ये कंडीशन। जलवायु वैज्ञानिकों ने निर्धारित किया कि अल नीनो दक्षिणी दोलन के साथ साथ होता है। दक्षिणी दोलन मतलब सदर्न ऑसिलेशन। क्या बोलते हैं दक्षिणी दोलन को? हम सदर्न ऑसिलेशन। अब सदर्न ऑसिलेशन क्या है? जैसे हमने अभी सीसो अरेंजमेंट पानी में देखा कि एक तरफ गर्म पानी एक तरफ ठंडा पानी, इसी तरीके से जो एयर प्रेशर है, जो हमने हाई प्रेशर लो प्रेशर देखा था, ठीक, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? सदर्न ऑसिलेशन, दक्षिणी दोलन। उसको भी पढ़ेंगे अलग से हम फिर से। लेकिन उसमें क्या होता है, जब गर्म पानी होगा एक तरफ पे, वहां पे प्रेशर कैसा देखा गया? दाब कैसा देखा गया? लो। और जिस जगह पे ठंडा पानी है वहां पे प्रेशर कैसा देखा गया? हाई। दाब कैसा था? उच्च दाब था। ठीक, तो जो एयर प्रेशर है उसकी जब हम कंडीशन देख रहे हैं इसके साथ, उसको हम क्या बोल रहे हैं? सदर्न ऑसिलेशन। जब एनलिनो और सदर्न ऑसिलेशन आपस में मिल जाते हैं तब कैसी कंडीशन बनती है? सूखे जैसी कंडीशन बनती है। सिर्फ एनलिनो के होने से कुछ नहीं होगा, एल नीनो के साथ साथ में हमको किसको कंसीडर करना पड़ता है? सदर्न ऑसिलेशन, दक्षिणी दोलन, जिसको हम एनसो बोलते हैं। उसको आगे पढ़ेंगे। अभी नॉर्मल समझ आया कि एल नीनो क्या होता है? एक तरफ गर्म पानी और एक तरफ ठंडा पानी। ठीक, कौन सी तरफ ठंडा पानी? ऑस्ट्रेलिया। और गर्म पानी पेरू के तट पर। दक्षिणी दोलन उष्ण कटिबंधीय प्रशांत महासागर के ऊपरी वायु दबाव में परिवर्तन है। ठीक, वही वायु दबाव या फिर जो प्रेशर है। ठीक, हमने देखा था जहाँ गर्म पानी वहां पे लो प्रेशर और जहाँ पे ठंडा पानी वहां पे हाई प्रेशर। ठीक, तो वो वायु के दबाव को शो कर रहा है, एयर प्रेशर को। जब पूर्वी उष्ण कटिबंधीय प्रशांत अल नीनो में तटीय जल गर्म हो जाता है तो समुद्र के ऊपर वायुमंडलीय दबाव कम हो जाता है, एयर प्रेशर कम हो रहा है। कब कम हो रहा है एयर प्रेशर? जब पानी गर्म है।
फिर उसके बाद जलवायु विज्ञान इन जुड़ी हुई घटनाओं को एल नीनो दक्षिणी दोलन के रूप में परिभाषित करते हैं। इन दोनों को कंबाइनली हम क्या बोलते हैं? एनसो। एनसो क्या है? अल नीनो और सदर्न ऑसिलेशन। अल नीनो प्लस दक्षिणी दोलन, ठीक, अल नीनो प्लस दक्षिणी दोलन। एल नीनो पानी की कंडीशन हो गई, एक तरफ गर्म एक तरफ ठंडा, और सदर्न ऑसिलेशन दक्षिणी दोलन क्या हो जाता है? एक तरफ वायु का दबाव कैसा? कम, और एक तरफ वायु का दबाव ज्यादा, और दोनों साइमल्टेनियसली हो रहे हैं। जहां पे गर्म पानी है वहां पे पानी का दबाव कम हो रहा है, ठीक, लो प्रेशर हो रहा है, और जहां पे ठंडा पानी है वहां पे पानी का हवा का दबाव हाई हो रहा है, हाई प्रेशर, ठीक। तो इसको कंबाइनली हम क्या बोलते हैं? एन सो बोलते हैं। एन लीनो वाटर का सर्कुलेशन है, जबकि सदर्न ओसिलेशन दक्षिणी दोलन एयर का सर्कुलेशन है। अब एल नीनो के क्या क्या इम्पैक्ट पड़ेंगे? तो एल नीनो की अवधारणा को समझने के लिए प्रशांत महासागर में गैर एल नीनो स्थिति से परिचित होना महत्वपूर्ण है। अभी मैंने बताया था नॉर्मल ईयर में कैसा रहता है, ठीक, एल नीनो का रिवर्स। ऑस्ट्रेलिया पे कैसा पानी नॉर्मल कंडीशंस में? गर्म, और पेरू के तट पर ठंडा, ठीक। तो एल नीनो में इसका उल्टा हो रहा है, तो उसको समझ, हमने वो भी समझ लिया कि नॉर्मल क्या कंडीशंस होंगी। आमतौर पर तेज व्यापारिक हवाएं उष्ण कटिबंधीय प्रशांत क्षेत्र में पश्चिम की ओर चलती हैं। प्रशांत महासागर का क्षेत्र कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच स्थित है। ट्रेड विंड्स हमने देखा, उनके डायरेक्शन पे भी डिपेंड करता है, ठीक। तो महासागर पर प्रभाव अल नीनो समुद्र के तापमान, समुद्री धाराओं की गति, ताकत, तटीय मत्स्य पालन के स्वास्थ्य और ऑस्ट्रेलिया से दक्षिण अमेरिका और उससे आगे तक स्थानीय मौसम पर भी प्रभाव डालता है। तो हमको एल नीनो का प्रभाव कहाँ कहाँ देखा? एक तो टेम्परेचर के ऊपर भी प्रभाव देखा, ठीक। फिर उसके अलावा जो समुद्र की धाराएं थी, मैंने बताया था ना, अप व्हीलिंग डाउन व्हीलिंग, जो आपको बताया था किस तरीके से मूव कर रहा था, तो वो क्या थी? समुद्र की धाराएं थी, कि धारा किसके तरफ से किस तरफ चल रही थी? जहां पे ठंडा पानी है वहां से लेके गर्म पानी की तरफ जा रही थी धारा, ठीक। तो समुद्र की धाराओं की गति और ताकत कितनी इफेक्टिव होगी। दूसरा, तटीय मत्स्य पालन, पेरुवियन कोस्ट में मछली का पालन हो रहा था पेरू के तट पर, और वहां पे वो भी प्रभावित हो रहा था इसके कारण, ठीक। लोगों के स्वास्थ्य में इफेक्ट आएगा। एक जगह जहाँ पे सूखा पड़ जाए वहां पे बीमारियां उत्पन्न हो जाएंगी, एक जगह जहाँ पे बाढ़ आ जाए एकदम से वहां पे भी बीमारियां उत्पन्न हो जाएंगी, तो लोगों के स्वास्थ्य पे भी बहुत ज्यादा इफेक्ट डाल रहा है। फिर दक्षिण अमेरिका और उससे आगे तक स्थानीय मौसम पर भी प्रभाव डालता है। वर्षा में वृद्धि, गर्म सतही जल के ऊपर संवहन से वर्षा में वृद्धि होती है। जहां पे गर्म सतह होगी वहां पे वर्षा ज्यादा हो जाएगी। अब गर्म सतह कहाँ पे थी एल नीनो में? पेरू पे, तो वर्षा कहाँ पे हो गई? पेरू में। कहाँ पे बाढ़ आ जाएगी? पेरू वाले क्षेत्र में, ठीक, मतलब साउथ अमेरिका में बाढ़ आ जाएगी इससे। तो दक्षिण अमेरिका में वर्षा में भारी वृद्धि हुई, जो तटीय बाढ़ और कटाव में योगदान दे रही है, ठीक। बाढ़ ज्यादा, वो लोग प्रिपेयर ही नहीं है ना इतने पानी के लिए। उनके लिए तो क्या इंपॉर्टेंट है? तट क्षेत्र में उनके यहाँ पे अच्छा खासा मिनरल जब ऊपर उठ के आ जाते हैं तो फिशरीज हो जाती है, मत्स्य पालन हो जाता है, और इनकी इकोनॉमी जनरेट हो जाती है। पूरी इकोनॉमी डिस्टर्ब कर दी, ना ही मत्स्य पालन ढंग से हो पा रहा, और दूसरा बाढ़ अलग आ गई, ठीक। बाढ़ और सूखे के कारण होने वाली बीमारियां, बाढ़ और सूखे जैसे प्राकृतिक खतरों से तबाह समुदाय में बीमारियां पनपने लगती हैं। ये अफेक्ट देख रहे हैं हम एल नीनो से क्या क्या अफेक्ट होंगे। एल नीनो से संबंधित बाढ़ दुनिया के कुछ हिस्सों में हैजा, डेंगू, मलेरिया, जो भी पानी और सूखे से संबंधित बीमारियां होंगी वो सारी यहाँ पे हमको देखने को मिलेगी। दक्षिण अमेरिका में, जैसे एल नीनो दक्षिण अमेरिका में बारिश लाता है, यह इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया में सूखा लाता है। इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, भारत, जो ऊपर वाले जितने क्षेत्र हैं इंडियन ओशन के, पैसिफिक ओशियन के, जो भी वेस्ट के तरफ जो भी क्षेत्र होंगे, सब में क्या आ जाएगी? सूखा पड़ जाएगा सूखे जैसी कंडीशन आ जाएगी यहाँ पे, ठीक है। इस सूखे से क्षेत्र की जलापूर्ति खतरे में पड़ जाती है, क्योंकि जलाशय सूख जाते हैं और नदियां कम पानी ले जाती हैं। कृषि जो सिंचाई के लिए पानी पर निर्भर है
भी खतरे में आ जाती है, क्योंकि एग्रीकल्चर तो पूरी आपको पता है हमारे यहाँ किस पे डिपेंडेंट है, रेनफॉल, वर्षा पे डिपेंडेंट है। नदियां भी आधे से ज्यादा, हिमालयन रिवर्स को छोड़ दो तो सारी नदियां मॉनसून वर्षा पे डिपेंडेंट है, उनका फ्लो भी। ठीक, फिर जो बड़े बड़े लेक्स हो गए या फिर जो भी वाटर बॉडीज है, उनमें भी पानी का सोर्स क्या है मेन, वर्षा का पानी। ठीक, तो सब जगह क्या पड़ जाएगा, सूखा पड़ जाता है, किसके कारण, एल नीनो। इसलिए एल नीनो क्या है, खतरा, उसको क्या बोलना है, नो। नो से इसलिए याद करवा रही हूँ क्योंकि वो फिर नॉर्मल कंडीशन और एल नीनो में बहुत ज्यादा हम कंफ्यूज हो जाते हैं, जैसे अभी भी हो रहे थे ना आप लोग। ठीक, इसलिए नो नो बोल रही हूँ मैं बाद में कि एल नीना और एल नीनो दोनों में हम बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। ठीक, तो एल नीनो जैसी कंडीशन हमको नहीं चाहिए। अब मुझे ये बताओ कि चलो पानी आ भी गया, ठीक, पानी आ गया, और अब पानी क्या हो जाए हमारे यहाँ पे, मान लो अच्छा गर्म पानी जो नॉर्मल कंडीशन में, एक तो नॉर्मल कंडीशन हो गई, उसके विपरीत अगर कोई कंडीशन होती है तो उसको हम क्या बोल देते हैं, एल नी नो। अब जो नॉर्मल कंडीशन है वो ही बहुत ज्यादा इंटेंस हो जाए, मतलब हमारे यहाँ जो ऑस्ट्रेलिया वाला कोस्ट था, वहां पे पानी कैसा था, गर्म था। ठीक, अब वो ज्यादा गर्म हो जाए और प्रेशर और ज्यादा, दाब और ज्यादा कम हो जाए, अब इस कंडीशन में क्या होगा, बारिश बहुत ज्यादा हो जाएगी। अब बारिश ज्यादा हो गई तो हमारे यहाँ फिर फ्लड आ जाएगा। ठीक, तो दूसरी कंडीशन क्या हो जाती है, एल नी ना। ठीक, तो एल नीना कंडीशन में कंडीशन नॉर्मल कंडीशन जैसी रहती है, एल नीनो जैसी नहीं रहती। नॉर्मल कंडीशन मतलब, हाँ बताओ नॉर्मल कंडीशन, जल्दी कौन बताने वाला है, कहाँ पे गर्म पानी कहाँ पे ठंडा पानी। ऑस्ट्रेलिया में यहाँ पे वार्म वाटर, ठीक है, गर्म पानी, और प्रेशर लो प्रेशर, और यहाँ पे कोल्ड वाटर, ये नॉर्मल कंडीशन है। ठीक, एल नीनो नहीं, और यहाँ पे प्रेशर हाई प्रेशर, मतलब दाब ज्यादा हो जाएगा। वायुमंडल जो है, ठीक, वायुमंडलीय जो हवाएं हैं, ठीक, वहां पे दाब कैसा हो जाएगा, यहाँ पे ज्यादा हो जाएगा और यहाँ पे कम हो जाएगा। ठीक, ये नॉर्मल कंडीशन है। अब ये जो नॉर्मल कंडीशन है, यहाँ पे पानी और ज्यादा वार्म हो जाए और प्रेशर और ज्यादा कम हो जाए, यहाँ पे पानी कोल्ड और ज्यादा कोल्ड हो जाए और प्रेशर प्रेशर भी और ज्यादा बढ़ जाए, तो अब ये जब इंटेंस कंडीशन हो जाती है, अब पानी यहाँ पे बहुत ज्यादा हो गया, तो अब बारिश कैसी होगी, और ज्यादा बारिश होगी। अब ये कंडीशन जो है एल नीनो से उल्टी कंडीशन है। ठीक, एल नीनो से उल्टी कंडीशन है, मतलब नॉर्मल कंडीशन जो है वो और ज्यादा तीव्र हो गई। ठीक, तो अब इसको इस तरीके का जब अरेंजमेंट होगा, नॉर्मल कंडीशन से जब ज्यादा ही बारिश हो गई इस कंडीशन के कारण, इस सीसो अरेंजमेंट के कारण, तो अब ये साल क्या कहलाएगा, ला नीना। क्या कहलाएगा, ला नीना। नॉर्मल कंडीशन में क्या था, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के पूर्व गर्म पानी और यहाँ पे ठंडा पानी, गर्म पानी और ज्यादा गर्म हो गया, और यहाँ पे जो दाब था, निम्न दाब था, लो प्रेशर था, ये और ज्यादा कम हो जाए, तो अब यहाँ पे बारिश कैसी होगी, बहुत इंटेंस रेनफॉल हो जाएगी यहाँ पे। ठीक, बाढ़ आ गई। ठीक है, और यहाँ पे ठंड और ज्यादा, मतलब पानी बहुत ज्यादा ठंडा हो जाएगा, और प्रेशर कैसा, हाई प्रेशर कैसा हो जाएगा, यहाँ पे दाब और ज्यादा बढ़ जाएगा। तो हमारे यहाँ पे इस पे बेसिकली क्या इफेक्ट पड़ेगा कि पानी ज्यादा आ गया। एक कंडीशन में सूखा पड़ रहा था और दूसरी कंडीशन में बारिश ज्यादा ही हो गई, नॉर्मल से भी ज्यादा। लानीनो को हम क्या बोलते हैं, जैसे मैंने एल नीनो बताया था, ऐसी लानीनो को क्या बोलते हैं, लिटिल गर्ल कौन सी थी, एक हो गया एल नीनो, एक हो जाता है ला नीना। ठीक, एल नीनो में लिटिल बॉय
और इसको क्या बोला, ला नीना को लिटिल गर्ल, द लिटिल गर्ल, छोटा लड़का और छोटी लड़की, इनके नाम है ये। याद रखना है इसको, है ना, पूछ लेता है वो लिटिल बॉय, उसको स्पेनिश में क्या मतलब होता है एल को, एल नीनो का। ठीक है, स्पेनिश में लानीना का मतलब छोटी लड़की, और इसे कभी कभी एल विएजो, इसको कभी कभी और क्या बोला जाता है, एल विएजो, एल नीनो विरोधी, या बस एक ठंडी घटना भी कहा जाता है। ठीक, तो इसको या तो ठंडी घटना बोल देंगे, क्यों, क्योंकि पेरू वाले तट पे बहुत ज्यादा ठंडा हो जाता है वो। ठीक, एल वीजो एंटी एल नीनो, एल्टी एल नीनो मतलब क्योंकि एल नीनो से उल्टी वाली कंडीशन है ये। ठीक, और सिंपली अ कोल्ड इवेंट, ये किसको बोल रहे हैं हम, ला नीना। ला नीना घटनाएं पूर्व मध्य भूमध्य प्रशांत सागर में समुद्र की सतह के औसत से तापमान की अवधि का प्रतिनिधित्व करता है, मतलब औसत जो एवरेज है उससे ज्यादा अलग। ठीक, मतलब कंडीशन नॉर्मल वाली ही रहेंगी, ठीक, लेकिन उससे चेंज हो जाएगा, मतलब थोड़ा और ज्यादा इंटेंस हो जाएगी जब। इसका संकेत समुद्र की सतह के तापमान में कम से कम 5 लगातार 3 महीने के मौसम में 0.9 डिग्री फ़ारेनहाइट से अधिक की कमी हो जाती है। ठीक, तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि 0 डिग्री 9 फ़ारेनहाइट से टेम्परेचर जो है वो कम हो जाता है। किसकी बात कर रहे हैं, 5 सक्सेसिव 3 मंथ सेशन के लिए। ठीक, फिर उसके बाद लानीना इवेंट नॉर्मली याद रखो, इतना सब याद रखने की जरूरत नहीं। जब आपसे लानीना पूछा जाएगा तो बस आपको ये याद रखना है कि जो नॉर्मल जो टेम्परेचर और प्रेशर जो है, ठीक, वो नॉर्मल से ज्यादा इंटेंस हो जाता है, तब कौन सी कंडीशन आ जाती है, ला नीना की कंडीशन आ जाती है। ला नीना घटना तब देखी जाती है जब पूर्वी प्रशांत क्षेत्र में पानी का तापमान सामान्य की तुलनात्मक रूप से ठंडा हो जाता है। पूर्व वाले में मैंने अभी बताया था पेरू के कोस्ट में क्या हो रहा था, सामान्य से भी ज्यादा ठंडा हो रहा था। ठंडा तो है ही वहां पे, लेकिन और भी ज्यादा ठंडा हो गया। ठीक, जिसके परिणाम स्वरूप पूर्वी भूमध्य प्रशांत क्षेत्र पर एक मजबूत उच्च दाब होता है। ठीक, और पूर्वी भूमध्य प्रशांत क्षेत्र पर क्या हो जाता है, हाई प्रेशर जैसी कंडीशन बन जाती है ईस्ट वाले कोस्ट, और वेस्ट पे क्या हो जाता है, लो प्रेशर। ठीक, और बारिश इंटेंस हो जाएगी उसके कारण, तो इसको हम बोल देते हैं लानीना। तो लालीना की स्थिति, लालीना उष्णकटिबंधीय प्रशांत क्षेत्र कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच प्रशांत महासागर के क्षेत्र में सामान्य से अधिक ठंडे पानी के निर्माण के कारण होता है। ठीक, तो ठंडा पानी ज्यादा हो गया पेरू वाले कोस्ट पे। लानीना की विशेषता, पश्चिमी प्रशांत महासागर पर सामान्य से कम वायु दाब, हमने देखा नॉर्मल लो टेम्परेचर था उससे भी लो हो गया लो प्रेशर, जो प्रेशर जो था, दाब जो था, वो सामान्य से भी और ज्यादा कम दाब हो गया, प्रेशर और ज्यादा लो हो गया। ये निम्न दबाव क्षेत्र में वृद्धि में योगदान करते हैं। लानीना घटनाएं दक्षिण पूर्वी अफ्रीका और उत्तरी ब्राजील में सामान्य से अधिक बारिश की स्थिति से भी जुड़ी है। अच्छा ठीक है, सामान्य से अधिक बारिश की स्थिति में भी जुड़ी है। हालांकि मजबूत लानीना घटनाएं उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में विनाशकारी बाढ़ से जुड़ी हैं। ठीक, तो ऑस्ट्रेलिया वाले कोस्ट पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे बाढ़ जैसी कंडीशन आ जाएगी। लानीना की विशेषता मध्य और पूर्वी प्रशांत क्षेत्र पर सामान्य से अधिक दबाव भी है। ठीक, तो जो प्रेशर जो है वो भी वहां पे हमको चेंज देखने को मिलेगा। इसके परिणाम स्वरूप उस क्षेत्र में बादल उत्पन्न और वर्षा में कमी आ जाती है। एक क्षेत्र में बहुत ज्यादा बादल उत्पन्न हो जाते हैं, एक क्षेत्र में वर्षा की कमी आ रही है। ठीक, फिर उष्णकटिबंधीय दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट, संयुक्त अमेरिका के खाड़ी तट और दक्षिण अमेरिका के पंपास क्षेत्र में सामान्य से अधिक शुष्क स्थिति देखने को मिलती है। बारिश तो वहां पे कम थी, लेकिन नॉर्मली बारिश कम हो रही थी वहां पे, और कोल्ड वाटर जो था, ठीक, उसके कारण वहां पे फिशरीज अच्छी हो रही थी। लेकिन उस वहां पे और उसके आसपास वाले क्षेत्र में पानी अब और ज्यादा
कम हो गया, मतलब वहां पे ड्राई जैसी कंडीशन आ गई। ठीक, तो ये किसको ज्यादा नुकसानदायक हो रहा है? पेरू वाले कोस्ट पे। ठीक, जबकि एल नीनो जो आ रहा था उससे हमारे ऑस्ट्रेलिया और इंडिया वाला जो क्षेत्र है, ठीक, तो वहां पे क्या हो रहा था? सूखा पड़ रहा था। और लानीना वाले क्षेत्र में कहाँ पे सूखा पड़ रहा है? पेरू वाले तट पे, साउथ अमेरिका वाला जो रीजन है वहां पे सूखा पड़ जाता है। ठीक, तो एल नीनो और लानीना समझ आया? आया कि नहीं? पहले तो ये बताओ, वो समझना बहुत जरूरी है। एक बार और पढ़ लेना तो समझ आ जाएगा, फिर भी ना समझ आए तो पूछ लेना, फिर भी मैं एक बार और बता देती हूँ उसको। ठीक है, ये कौन सा क्षेत्र है? ऑस्ट्रेलिया। और ये साउथ अमेरिका, बीच में पैसिफिक ओशन। एल नीनो और ला नीना इतना याद रखना, पैसिफिक वाले क्षेत्र में ही आएगा। कौन से क्षेत्र में? प्रशांत महासागर के क्षेत्र में। सीसॉ अरेंजमेंट, किस टाइप का अरेंजमेंट? सीसॉ, एक तरफ गर्म पानी, एक तरफ ठंडा पानी। एक तरफ ठंडा है तो दूसरी तरफ गर्म पानी है। ठीक, इधर ठंडा है तो इधर गर्म है, इधर गर्म है तो इधर ठंडा है। वो सीसॉ जो नहीं होता झूला, आपने देखा होगा, एक नीचे तो एक ऊपर, एक ऊपर तो एक नीचे, तो इसी टाइप की कंडीशन बन रही है यहाँ भी। अब नॉर्मल नॉर्मल ईयर में क्या होता है? यहाँ पे वार्म वाटर, गर्म पानी। ठीक, और दाब कैसा होगा यहाँ पे? लो प्रेशर। वायुमंडलीय दाब कैसा होगा? लो। फिर यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे क्या होता है? इधर पे ठंडा पानी, कोल्ड वाटर, और प्रेशर हाई प्रेशर। दाब यहाँ पे उच्च दाब है। ये तो हो गई नॉर्मल कंडीशन। अब एल नीना में क्या होता है? नीना की बात कर रही हूँ मैं, लिटिल गर्ल। यहाँ पे गर्म और ज्यादा हो गया, और लो प्रेशर और ज्यादा लो हो गया, और यहाँ पे ठंड और ज्यादा बढ़ गई, और प्रेशर भी और ज्यादा बढ़ गया। ठीक, तो अब यहाँ पे शुष्क कंडीशन आ जाएगी, और यहाँ पे बाढ़ आ जाएगी। ठीक, अब ये तो किसकी कंडीशन हो गई? एल नी ना। ये क्या था? एल नी ना। ठीक, अब इस कंडीशन में क्या होगा? यहाँ पे जो ठंडा पानी, यहाँ से क्या हो रहा है? गर्म पानी किसकी तरफ आ रहा है? ना, एल नी ना की बात कर रही हूँ। कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया में। जब यहाँ पे पानी, गर्म पानी आता जा रहा है, यहाँ पे पानी का स्तर क्या हो गया? लेवल और ज्यादा बढ़ गया। ठीक, अब क्या होगा? इसमें डाउन व्हीलिंग होगी। ठीक, डाउन व्हीलिंग होगी, इधर तट पे टकराने के बाद पानी नीचे की तरफ जाएगा। फिर किस तरफ मूव करेगा? ये ईस्ट की तरफ मूव करेगा, और फिर से पानी ऊपर की तरफ जाएगा। ठीक, तो ये तो नॉर्मल कंडीशंस में होता है। अब बात करेंगे एल नीनो। अब एल नीनो की कंडीशन बताओ मुझे। पहले तो पानी बताओ किस तरफ जाएगा? पानी, गर्म पानी किस साइड जा रहा है? अब पेरू की तरफ जा रहा है। ठीक, आपने इस साइड पानी पहुंचा दिया। ठीक, अब पानी यहाँ पे पहुंच गया। अब पानी का डायरेक्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे साउथ टर्न लेगा पानी। ठीक, नीचे की तरफ डीप जाएगा, अंदर नीचे जाएगा पानी। ठीक, तो गर्म पानी क्या हुआ? नीचे सबडक्ट हुआ, नीचे की तरफ गया। नीचे की तरफ जाने के बाद अब क्या हुआ? पानी इधर पहुंचा। पानी क्या हो गया? अब ठंडा हो गया पानी। ठीक, पानी ठंडा हुआ, और किसकी तरफ गया? ये ऊपर की तरफ गया। तो यहाँ पे पानी कैसा होगा? कोल्ड वाटर। और यहाँ पे दाब कैसा होगा? प्रेशर हाई प्रेशर। और यहाँ पे वार्म वाटर। और प्रेशर कैसा होगा? दाब कैसा होगा? कम। वायुमंडलीय दाब यहाँ पे ज्यादा होगा, यहाँ पे वायुमंडलीय दाब कैसा होगा? कम होगा। जहाँ पे गर्म पानी है वहां पे दाब कम है, और यहाँ पे ठंडा पानी है वहां पे दाब ज्यादा है। ठीक, तो ये कंडीशन हो जाती है। और इस ये जो वायुमंडलीय दाब प्लस यहाँ पे वाटर गर्म, और पानी जो गर्म और ठंडा है, इसको कंबाइनली हम क्या बोलते हैं? एनसो। क्या बोलते हैं? एनसो। इसमें एल नीनो वाली कंडीशन, मतलब ये जो पानी वाली कंडीशन है। दूसरा सदर्न ऑसिलेशन, दक्षिणी दोलन। कौन सी कंडीशन? वायुमंडलीय दाब की जो कंडीशन है। ठीक, तो एनसो जैसी कंडीशन बन जाती है यहाँ पे। और इसके कारण क्या होता है? हमारे यहाँ पे
सूखा पड़ जाता है। मतलब यहाँ वाले जो पूरा क्षेत्र है, ये जो दिख रहा है पूरा क्षेत्र, ये कैसा हो जाता है, शुष्क क्षेत्र। हमारे यहाँ पे सूखा पड़ जाएगा, ड्रॉट जैसी कंडीशन आ जाएगी, और यहाँ पे गर्म पानी होने के कारण यहाँ पे वर्षा अच्छी खासी हो जाती है, यहाँ बाढ़ आ जाती है और लोग यहाँ बाढ़ से परेशान हो जाते हैं। यहाँ पे फिशरीज जो है वो प्रॉपर नहीं हो पाती। ठीक है, और यहाँ पे एग्रीकल्चर पे लोग डिपेंडेंट है, लोगों के खेत सूखे रह जाते हैं, पानी की बहुत ज्यादा कमी हो जाती है, ये शुष्क क्षेत्र हो जाता है। एल नीनो कितने साल में आता है, 2 से 7 साल में ही आता है। और कब एल नीनो आएगा इसकी कोई भी पूर्वानुमान अभी तक इसके लिए कोई प्रणाली नहीं बनी कि आप उसका पूर्वानुमान लगा सको। इस पे अभी भी रिसर्च कंटिन्यूएशन में है। ये जो कंडीशंस है ना एल नीनो लाल नीनो वाली, इस पे अभी भी रिसर्च जारी है, पूरी तरीके से ये अभी भी प्रूफ नहीं हो पाया। ठीक, लेकिन कुछ कुछ कंडीशंस ऐसी भी रही इंडिया में कि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एल नीनो आया, मतलब एल नीनो बहुत स्ट्रॉन्ग था, तब भी हमारे यहाँ पे क्या हुई, अच्छी खासी बारिश हुई। ठीक, फिर उसके लिए यहाँ पे जो अरेंजमेंट है वो डिपेंड करता है, उसको कॉन्सेप्ट हम अलग से समझेंगे। अभी एल नीनो लालिनो समझ आया सभी को, सभी को? कोई है ऐसा जिसको ना समझ आया हो? हाँ, बताओ। अब तुम बोलोगे और मैं लिखूंगी, ठीक है। ये क्या था, एल नी नो, और ये एल नी ना। इसका नाम क्या था, छोटा लड़का, लिटिल बॉय। इसको क्या बोल रहे थे हम, लिटिल गर्ल बोल रहे थे, ठीक है। हाँ हाँ, तो सही तो लिखा है, लिटिल बॉय लिटिल गर्ल। ला एल, अरे ला एल नीना लिख दिया, हाँ ला लीना एल नीना लिख दो, कुछ नहीं होता उसको, ला लीना लिख दो, लो ला नीना, ठीक है। तो लिटिल गर्ल, मुझे लगा गर्ल में मैंने कुछ गलत लिख दिया, ठीक है। अब एल नीनो में ऑस्ट्रेलिया के तट पर पानी, ऑस्ट्रेलिया की बात करेंगे, यहाँ पे पानी, यहाँ पे नीनो में ठंडा पानी, यहाँ पे क्या हो जाएगा, वार्म वाटर, मतलब नॉर्मल से ज्यादा गर्म हो जाएगा, ठीक। और यहाँ पे तो ठंडा ही है। फिर उसके बाद पेरू की बात करें तो एल नीनो में पेरू पे कैसा पानी होता है, वार्म वाटर होता है, गर्म पानी। और लानीना में तो यहाँ पे तो ज्यादा ही ठंडा है, ठीक है। फिर प्रेशर की बात करें, दाब की बात करेंगे, अगर प्रेशर की, प्रेशर में भी अगर ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया के तट पर कैसा दाब होगा, हाई प्रेशर, ठीक है। और पेरू के तट पर लो प्रेशर, जबकि यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में लो प्रेशर, और पेरू वाले तट पर हाई प्रेशर हो गया, ठीक। तो ये डिफरेंस हो गया। अब यहाँ पे रेन कैसी होगी, वर्षा, ड्रॉट, सूखे जैसी कंडीशन आ जाएगी, ठीक। ड्रॉट जैसी कंडीशन, एल नीनो है ना, हाई रेनफॉल कैसे हो सकती है, अभी बोला ना, नो से याद रखना है, नो आ जाएगा तो वर्षा कम होगी, इतना तो याद रख लो, ठीक। नो मतलब बारिश नहीं हो रही, हमारे लिए अच्छी कंडीशन नहीं है, तो क्या लिखा है यहाँ पे, नो, एल नी नो। तो यहाँ पे कंडीशन रेनफॉल नहीं होगी, कैसा क्षेत्र हो जाएगा, शुष्क कंडीशन आ जाएगी, ड्रॉट आ जाएगा, ठीक। यहाँ पे बारिश, लानीना में हमारे रिस्पेक्ट में बताओ, तो हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, फ्लड जैसी कंडीशन आएगी, बारिश ज्यादा हो जाएगी, रेनफॉल हाई हो जाएगी, कहाँ पे, एल नी ना में, ठीक। ये कहाँ की बात कर रहे हैं हम,
वेस्ट साइड की, मतलब प्रशांत सागर जो है, प्रशांत महासागर के पश्चिम की तरफ बात कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और इंडिया की कंडीशंस की बात कर रहे हैं। जबकि यहीं पे अगर पेरू लिखा होता तो पेरू में यहाँ पे रेनफॉल हो जाएगी, वहां पे अच्छी खासी बाढ़ आ जाएगी, और जबकि लानिनो में वहां पे शुष्क क्षेत्र, सूखा पड़ जाएगा, वहां पे कोल्ड जैसी कंडीशन ज्यादा आ गई वहां। अभी आया थोड़ा बहुत समझ क्या डिफरेंस है इन दोनों में? कैसा टाइम ड्यूरेशन? हाँ, मतलब वो ये तो मैंने आप लोगों को डिफरेंस के फॉर्म में बता दिया। ठीक, तो किस क्या बोल रहे हो आप? एक बार और, एक बार और, क्या रिपीट किया आपने? कि लालीना हर साल आता है? देखो, एल नीनो जो है उसकी टाइम फिक्स नहीं है, बस ये है कि 2 से 7 साल के बीच वो कभी भी आ सकता है, रिपीट हो सकता है। ला नीना जो है वहां पे कंडीशन वही रहेंगी कि एक जहाँ पे गर्म पानी था वहीं रहेगा, यहाँ पे ठंडा पानी था वहीं रहेगा, बस वो उसमें टेम्परेचर और जो प्रेशर है पानी का और दाब का, ठीक, वायुमंडलीय दाब का, बस वो और ज्यादा इंटेंस हो जाता है। तो ड्यूरेशन आपको सिर्फ एल नी नो में ही लिखना है कि 2 से 7 साल में, ऐसा कोई वहां पे डिफाइंड नहीं है लालीना के लिए। जब वो अलग अलग लिखोगे, ये मैंने आपको डिफरेंस बताने के लिए मैंने इसको ऐसे जो डिफरेंस वाली चीजें थी वो बता दी। अभी आया थोड़ा बहुत समझ? ये क्या समझ आ रहा है? कुछ तो भी लिखा है ये तो उसने उसका भी। ठीक है, ये अपने से खुद से लिख के लेके आना, ठीक, लिखो, होमवर्क लिखो जल्दी से। क्या? क्या वाटर डायरेक्शन? डायरेक्शन क्यों लिखना है? ये तो डिफरेंस है ना, तो आपने लिख ही दिया ना कौन से तट पे गर्म पानी है। जब आप अलग अलग लिखोगे तो वो आप समझा देना, आप व्हीलिंग डाउन व्हीलिंग कि जो, हाँ ये ऐसे लिख देना, रुक जाओ। वाटर डायरेक्शन कैसे लिखोगे? वाटर की दिशा या डायरेक्शन, तो यहाँ पे पानी की दिशा एल नीनो में किस तरफ हो रही है? पश्चिम से पूर्व की तरफ जा रही है, और लानीना में पूर्व से पश्चिम की तरफ है। अब इसमें क्या है? वाटर डायरेक्शन बेसिक है। ठीक, जल्दी से लिखो, और सारे पॉइंट, मैंने तो कुछ ही पॉइंट्स लिखे हैं, आपको सारे पॉइंट्स इंक्लूड करना है। डिफरेंस बिटवीन एल नीनो और ला नीना। ठीक, कल नहीं लिख के आओगे, और कल नहीं भी आए क्लास, तो जिस दिन क्लास आओगे उस दिन देखूंगी, और सबके चेहरे याद है मुझे। और ऑनलाइन में भी जितने लोग हैं सब सुन लो, कल डिफरेंस चाहिए मेरे को एल नीनो और ला नीना, बीच में एक लाइन खींचना, एक तरफ एल नीनो लिखना, एक तरफ लानीना। ठीक, जितने पॉइंट्स इंक्लूड कर सकते हो दोनों को इंक्लूड करके लेके आना। मैंने ही बता दिए, 2 पॉइंट्स एक्स्ट्रा हैं जो लिखे नहीं है, मैंने बोल के बता दिए, लिख लेना आप लोग, ठीक है? जो पढ़ा वो समझ आया सभी को? थोड़ा बहुत तो आ ही गया होगा, एक बार कल रिवाइज कर लेंगे, नहीं आए तो रिवाइज करके आओ, पढ़ के भी समझना है तो फिर पूछ लेना एक बार और, ठीक है? एल नीनो लानीना में क्या हो रहा था कि वाटर का सर्कुलेशन बताया, ठीक। इसी तरीके से सदर्न ऑसिलेशन, दक्षिणी दोलन में क्या होता है? जब यहाँ पे गर्म पानी की कंडीशन है, कब? ऑस्ट्रेलिया में, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? जब पानी, यहाँ पे इतना याद रख लो आप तो, कि पानी जब गर्म है तो यहाँ पे प्रेशर कैसा है? लो प्रेशर। वो वायुमंडलीय दाब, एयर प्रेशर जो है, उस सदर्न ऑसिलेशन जो क्या है, जो है उसको हम प्रेशर जो है, एयर प्रेशर, उसको दर्शाता है, ठीक। तो जब यहाँ पे गर्म पानी है तो वायुमंडल में दाब कैसा होगा? लो प्रेशर होगा, और जब यहाँ पे ठंडा पानी है तो वायुमंडल में दाब कैसा होगा? प्रेशर कैसा होगा? हाई प्रेशर। जहां इतना एक कंडीशन याद रखो, जहां गर्म पानी वहां पे प्रेशर कैसा? कम, और जहां पे ठंडा पानी वहां पे प्रेशर ज्यादा। ठीक, प्रेशर ज्यादा कैसे? एक नॉर्मल, इसको हटाओ, नॉर्मल कॉन्सेप्ट से समझो। आप बर्फ का टुकड़ा देखा है आपने? बर्फ का टुकड़ा, बर्फ के टुकड़े में जो उसके पार्टिकल्स हैं कैसे पास पास में ठंडे होते हैं, ठीक, ठंड की कंडीशन में कैसे एक दूसरे से बंधे हुए रहते हैं, तो मतलब क्या है? उसमें प्रेशर ज्यादा है, तो ठंड में प्रेशर ज्यादा, और जब गर्म जैसी कंडीशन होगी
तो मॉलिक्यूल्स आपस मूव करने लगते हैं ना, ऊपर की तरफ भी उठ जाते हैं, इवेपोरेट भी हो जाते हैं। तो क्यों हो रहा है, कोई चीज ऊपर की तरफ उठ रही है मतलब वो हल्की है, उसमें प्रेशर कैसा है, कम प्रेशर है। तो जहां पे गर्म वहां पे प्रेशर कैसा, कम, वहां पे दाब कैसा होगा, कम होगा। और जो चीज ठंडी होगी वहां पे प्रेशर ज्यादा होगा। अब बर्फ ऊपर उठ जाएगा क्या अपने आप ही, नहीं। कब उठता है, जब हम पानी भी देखते हैं ना, इवेपोरेट कब होता है, जब वो गर्म हो जाता है। ठीक, तो वही कंडीशन है यहाँ पे भी। अब आया समझ, इसको ऐसे ही याद, ना याद आए ये तो ऐसे ही याद रखना, जब पानी गर्म होगा तभी ऊपर उठ पाएगा, बर्फ थोड़ी ऊपर उठ पाएगी। बर्फ में होता है क्या पानी इवेपोरेट, नहीं होता ना। तो बस ठंड, जिस जगह पे भी ठंडा पानी होगा वहां पे एटमॉस्फेयर में दाब कैसा होगा, हाई प्रेशर। और जहां पे भी गर्म पानी होगा वहां पे एटमॉस्फेयर, वायुमंडल में दाब कैसा होगा, कम होगा, लो प्रेशर। इसी को हम सदर्न ऑसिलेशन बोलते हैं। जब एल नीनो और सदर्न ऑसिलेशन को हम कंबाइन कर देते हैं तो हम इस पूरी कंडीशन को क्या बोलते हैं, एनसो। क्या बोलते हैं, एनसो। एल नीनो प्लस सदर्न ऑसिलेशन। क्या बोला था हिंदी में, क्या था वो, दक्षिणी दोलन। ठीक, सदर्न ऑसिलेशन को क्या बोलते हैं, दक्षिणी दोलन। जब ये दोनों कंडीशन मिलती हैं, इसी के कारण हमारे यहाँ पे सूखे जैसी कंडीशन आ जाती है। ठीक है, आया समझ, नहीं 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 नहीं, ये जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है इसके कंडीशंस के कारण है। ये पैसिफिक ओशियन का ही पूरा है, जो हम मॉनसून पढ़ते हैं ना जिस तरीके से, ये यही ये यही वाला क्षेत्र है। और अटलांटिक में नहीं है, ये यहीं पे गलत पढ़ लिया गया था। क्या आया था, सदर्न ऑसिलेशन तो यहीं बन रहा है ना, ये लो प्रेशर बन रहा है कहाँ पे, ये वाले क्षेत्र में। और यहाँ पे कैसी कंडीशन बन रही है, हाई प्रेशर वाली क्षेत्र। मतलब वहां पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे जब ठंडा पानी है तो हाई प्रेशर, और यहाँ पे जब, ये भी सीसो अरेंजमेंट है एल नीनो की तरह। बस उसमें क्या हो रहा था, एल नीनो में पानी का अरेंजमेंट हो रहा था, और यहाँ पे क्या हो रहा है, एयर प्रेशर जो है, एयर प्रेशर का अरेंजमेंट देखने को मिल रहा है। कहाँ पे